मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइज वेलकम टू टुडेज सेशन वेयर वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद योर ब्रांड न्यू सिविक्स का चैप्टर। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, What is democracy? Why democracy? Right? हम इस बात से, इस चैप्टर से आपका क्लास 9 शुरू करने वाले हैं। हमने क्लास 9 वैसे पहले शुरू कर लिया था, बट सिविक्स की जर्नी आज हम शुरू करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि मैम इस चैप्टर को प्लीज शुरू कर दीजिए, यूनिट टेस्ट में आ रहा है। सो आई होप दैट टुडे यू विल नॉट ओनली स्टार्ट दिस चैप्टर विद मी, बट आपको सिविक्स से प्यार हो जाएगा इस चैप्टर के बाद। इतना अच्छा और मजेदार चैप्टर है ये। सो वेलकम टू टुडेज सेशन, वेलकम टू माय कक्षा। अगर आप नए हो इस चैनल पे, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ वेदांतु 9th और 10th, क्योंकि आपको पता है हम आपके लिए लाते हैं अमेजिंग sessions not only for class 9 but class 10 going to class 11, and also do not forget to give a thumbs up to this video। thumbs up का ऑप्शन वहीं पर है, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने एक दोस्त, एक सहेली, एक सखी के साथ। ऑलराइट, चलो ना गाइस, शुरू करने से पहले थोड़ा सिविक्स के बारे में समझ लेते हैं। 6th 7th 8th में आपने सिविक्स पढ़ा था, आपने थोड़ा समझा था कि सरकार होता क्या है, इलेक्शंस होते क्या है, थोड़ा लोकतंत्र के बारे में बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी। अब आप क्लास 9 में आ गए हो। सिविक्स की जगह बुक का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, है ना। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मतलब डेमोक्रेसी जो है वहां उसकी पॉलिटिक्स क्या होती है, उसके पीछे के जो डायमेंशंस है जो हम शायद सोचते भी नहीं है वो क्या क्या है, इसके बारे में आपकी किताब यहाँ से शुरू होती है। क्लास 9 और 10 दोनों की सिविक्स आपस में बहुत जुड़ी हुई है, इसलिए याद रखना अगर आपकी क्लास 9 की सिविक्स स्ट्रॉन्ग होगी तो क्लास 10 में भी स्मूथ सेलिंग होगा, ज्यादा आपको मुश्किल या कठिनाई नहीं होगी। मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल द वीडियोस टिल द एंड, ध्यान से देखना। अगर आपको लगे कि वीडियो थोड़ी स्लो चल रही है, आपको फास्ट रिविजन करना है, यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो इन 1.25x या 1.5x। पर्सनली मुझे मेरी आवाज हाई स्पीड में ज्यादा अच्छी लगती है, राइट। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट एंड लेट अस बिगिन विदाउट मच अडू, राइट। तो व्हेन यू सर्च व्हाट इज डेमोक्रेसी इन चाइना, कोई मतलब बोलेगा सो यू हैव चोजन डेथ, ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। सो मतलब इन शॉर्ट जब हम बोलते हैं कि चाइना में लोग डेमोक्रेसी गूगल करते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट उनको मार डालती है। ये एक जोक है, बट इसके पीछे एक बहुत सच्ची गहराई वाली सच्चाई है जिसमें आपको बताना चाह रहे हैं कि ऑल्दो चाइना अपना पीठ, अपने छाती को थंब करके बोलता है डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट हम सब जानते हैं कि वो एक लोकतंत्र, एक डेमोक्रेसी नहीं है। तो आखिर डेमोक्रेसी होता क्या है, क्या फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, और क्यों हम डेमोक्रेसी के बारे में एक चैप्टर नहीं बल्कि पूरी किताब पढ़ रहे हैं। ऐसी क्या अच्छाई है डेमोक्रेसी में कि और किसी सरकार में हमको मिलती नहीं है, राइट। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एज आई सेड गाइज, एसएसटी में आई वांट कि आप मुझे 3 times a week या मैक्सिमम 4 times a week अपना आधा घंटा दे दो, है ना। आधा घंटा दे सकते हो अपने टाइम का, इससे ज्यादा तो आपके टीवी सीरियल होते हैं, अनुपमा भी इतने टाइम का तो आता ही है, तो आधा घंटा मुझको दे दोगे तो आई विल मेक श्योर कि बाय द टाइम वी एंटर योर जुलाई और अगस्त आपका सिलेबस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा एसएसटी का, एंड यू विल नेवर हैव टू रेक्टिफाई एसएसटी। थोड़ा रटना तो पड़ता ही है ना, फैक्ट्स वगैरह, बट आपको जोर नहीं लगेगा उसको रटने में। एक दिन एग्जाम से पहले पसीने आपके नहीं छूटेंगे। क्लास 9 and 10 एसएसटी मतलब सुरभि मैम, समझ गए। ये एक मोटो हो जाना चाहिए आप लोगों का। चलो शुरू करते हैं। नो गाइस, अगर आप किसी भी बच्चे से पूछो कि बेटा डेमोक्रेसी क्या होता है, तो एक बेसिक डेफिनेशन सबके मुंह में आती है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जहां पर हमारे जो लीडर्स होते हैं उसको लोग इलेक्ट करते हैं। पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, राइट। द लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। बट क्या ये डेफिनेशन सफिशिएंट है, पर्याप्त है डेमोक्रेसी जैसे बड़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए? चाइना का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चाइना में भी तो इलेक्शंस होते हैं, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, इलेक्शंस होते हैं चाइना में, वहां भी प्रेसिडेंट जो है इलेक्शंस के थ्रू ही वोट किया जाता है। पर क्या हम उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे? क्वेश्चन। क्या डेमोक्रेसी के बाद कभी कभी लीडर जो है अजीब काम करने लगते हैं, सारा पावर अपने हाथ में ले लेते हैं, क्या क्योंकि इलेक्शंस हुए, क्या हम उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे, उस फॉर्म ऑफ सरकार को?
ये जो प्रश्न होते हैं ये इस डेफिनेशन को थोड़ा घुमा देते हैं कि हाँ भाई, डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना बड़ा है कि शायद उसको समझने के लिए ये एक डेफिनेशन पर्याप्त, बहुत पूरी नहीं है, राइट? अब डेमोक्रेसी शब्द आया कहां से? सबसे पहले डेमोक्रेसी वर्ड आया था ग्रीस में, जब वहां पर सिविलाइजेशन बन रहा था. दैट इज व्हेन दिस वर्ड वाज यूज्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो उसका ग्रीक ओरिजिन है डेमो मतलब सिटीजन और द पीपल, क्रेसी या क्राटोस मीन्स रूल, रूल ऑफ द सिटीजन, रूल ऑफ द पीपल. बेसिक चीज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. इब्राहिम लिंकन जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन दिया था जो काफी फेमस है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार है, बाय द पीपल, लोग इसको नियुक्त इलेक्ट करते हैं, फॉर द पीपल, लोगों की भलाई के लिए जो सरकार होती है उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं. बहुत अच्छी डेफिनेशन है पर यह भी पर्याप्त नहीं है. ठीक है, चलो समझते. नाउ गाइस, आगे बढ़ने से पहले डेमोक्रेसी हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना? जैसे हम बोल सकते हैं कि एप्पल भी फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, ग्रेप्स भी फ्रूट है, सारे फ्रूट्स मीठे ही होते हैं, पर आपस में ये अलग अलग कैसे है, अलग अलग सरकार कैसे अलग अलग है. तो म्यांमार का एग्जाम्पल अगर हम ले तो म्यांमार में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन कौन इलेक्ट करता है? लोग इनको इलेक्ट नहीं करते, जो आर्मी में लोग हैं, आर्मी पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट. तो इसको हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको पता है ऑल द सिटीजन्स शुड बी अलाउड टू वोट. सऊदी अरेबिया की बात करें तो भैया सऊदी अरेबिया में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहां तो राजठाट है, वहां तो मोनार्की है. मेरा माइक नीचे गिर गया, आई होप आपको सुनाई दे रहा था. वहां पर मोनार्की है, इसका मतलब वहां राजा का एक रूल है, उसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकता, इलेक्शन से नहीं होते, हेंस वो डेमोक्रेसी नहीं है. चाइल की बात करें या चिले की बात करें तो वहां पर डिक्टेटर है. डिक्टेटर मतलब जब एक इंसान के पास एब्सोल्यूट पावर होती है. अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की. तो डिफरेंस समझते हैं. मोनार्की में क्या होता है ना, जो राजा होता है सब उसकी बात इसीलिए सुनते हैं क्योंकि माना जाता है कि इस राजा को भगवान ने खुद नियुक्त किया है. थोड़ा उसमें एक रिलीजियस एस्पेक्ट हो जाता है. डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता. डिक्टेटरशिप में एक इंसान ने जोर जबरदस्ती से थ्रू फोर्स पावर अपने हाथ में ली होती है. जैसे अगर आज मैं पावर ले लूं वेदांतु के अपने हाथ में, बाय एपी सर, बाय अभिषेक सर, तो मैं डिक्टेटर हुई, है ना? आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी वेदांतु में सबको, क्योंकि मैंने फोर्सफुली वो पावर ली, और अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी मैं फोर्सफुली आपके ऊपर डंडा चलाऊंगी. ठीक है, तो थोड़ा फोर्स की बात आ जाती है, यहाँ थोड़ा रिलीजन की बात आ जाती है मोनार्की में. तो इस डिफरेंस को याद रखना. तो अलग अलग टाइप के सरकार गवर्नमेंट्स है इस दुनिया में. अब हम समझने वाले हैं कि भैया डेमोक्रेसी को हम कैसे डिफाइन करें. ऐसा कौन सा कंट्री है जिसको हम डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं? क्या डेमोक्रेसी के लिए सिर्फ इलेक्शंस काफी होते हैं? इलेक्शंस के बाद सरकार क्या करती है उसका कोई रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी के अंडर? व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुड अ डेमोक्रेसी हैव? ये सारे क्वेश्चंस ये चैप्टर जो है उसको समझेगा. आज का जो सेशन है इसमें हम 4 फीचर्स याद करने वाले हैं. 4 फीचर्स को याद करने के लिए एनसीईआरटी सीबीएसई ने दिमाग का खेल खेला है. उन्होंने बोला नहीं कि बेटा ये रट लो जाके उल्टी कर लो, नहीं, उन्होंने आपको ये लाइन, ये कॉन्सेप्ट समझाया है बाय गोइंग अराउंड द वर्ल्ड लुकिंग फॉर गुड एग्जाम्पल्स. इसलिए आपकी सीबीएसई बुक ना जिसने भी बनाई है बड़ा सोच समझ के बनाई है. ठीक है, तो चलो समझते हैं. पहला फीचर है डेमोक्रेसी का कि मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स. मतलब जिन लीडर्स को हम इलेक्ट करते हैं उनको हमारे लिए डिसीजंस लेना चाहिए. इसलिए बोलते हैं कि परिवार कोई डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि माँ बाप हमारे लिए डिसीजन लेते हैं और माँ बाप को हमने इलेक्ट थोड़ी ना किया. जहां पैदा हो गए बस वही हमारा परिवार, राइट? बट किसी भी देश में डेमोक्रेसी अगर है तो आपके सारे डिसीजन, सड़क कहाँ बननी है, हॉस्पिटल कहाँ बनना है, कोविड को कैसे खत्म करना है, ये डिसीजन इलेक्टेड लोगों ने जो नियुक्त नहीं होता, वर्ड एक और वर्ड होता है, इलेक्ट किया है, वो लीडर्स को लेना चाहिए. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां ऐसा नहीं होता, एंड दैट इज आवर नेबर पाकिस्तान. तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी थी,
फिर 1990 में जनरल परवेज मुशर्रफ, ये है हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ, वेरी स्मार्ट बाय द वे, राइट, मतलब चलो बाद में बताऊंगी कहानी। तो जनरल परवेज 1999 अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कू किया। मिलिट्री कू क्या होता है? कूप नहीं होता, कूप, कू कू कू। मिलिट्री कू क्या होता है कि ये एक आर्मी ऑफिसर थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफिसर थे, इनकी बहुत ज्यादा सोल्जर्स फॉलोइंग थी, तो उन्होंने उस फॉलोइंग और अपने हाथ में जो पावर थी उसके उसको अपने हाथ में लेके जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया, जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर था उनको हटा के अपने आप को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है नियुक्त कर दिया। अब चीफ एग्जीक्यूटिव कोई पोजीशन नहीं होती, उनको भी पता था, वो तो कहने की बात थी कि हम चीफ एग्जीक्यूटिव है। थोड़े टाइम में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट कहलाना शुरू कर दिया। अब 2002 आया, लोगों ने बोला भाई इलेक्शंस कराओ, तुम कोई इलेक्टेड लीडर थोड़ी ना हो, तो उन्होंने देश में रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम एक ऐसा वोट होता है देश में जिसमें आप पे दो ऑप्शन होते हैं, यस या नो। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वांट सुरभि मैम एज योर एसएसटी टीचर? आपके पास दो ऑप्शन होंगे, यस और नो। 50 बच्चों के ऑप्शन दिया जाएगा, 50 के 50 बच्चे बोलेंगे यस बिकॉज ऑब्वियसली आई एम बेस्ट, है ना। तो वो हुआ रेफरेंडम। मैं कहूंगी मैं रेफरेंडम के थ्रू जो हूँ बेस्ट एसएससी टीचर हूँ यूट्यूब की, है ना। तो परवेज मुशर्रफ ने ऐसा रेफरेंडम कराया 2002 देश में, जिन्होंने क्वेश्चन लिखा कि डू यू वांट परवेज मुशर्रफ फॉर द नेक्स्ट 5 years, अपने आप को 5 साल का एक्सटेंशन दिया। तो लोगों ने लिखा यस। अब आप कहोगे कि मैम ये तो इलेक्शंस हो गए, लोगों ने यस लिखा, वोटिंग जैसा ही तो है, बट ये रेफरेंडम फेयर नहीं था। बहुत लोगों ने बोला, बहुत ऑपोजिशन पार्टीज, बहुत ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविस्ट ने बोला कि रेफरेंडम में जब लोगों ने नो दबाने की कोशिश की तो बटन नहीं काम कर रहा था, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, नो वाले वोट को काउंट ही नहीं किए गए, काउंट किए गए तो सिर्फ यस वाले वोट को। तो मैल प्रैक्टिस के थ्रू, मतलब गलत प्रैक्टिसेस के थ्रू परवेज मुशर्रफ जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। अब आप बताओ, क्या इस तरीके के इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं? क्या इस तरीके की सरकार को हम लोकतंत्र बोल सकते हैं? ऑब्वियस आंसर है, कॉमन सेंस का आंसर है कि नहीं, इलेक्शंस हुए बट गलत तरीके से हुए। अब अगस्त 2002 में उन्होंने एक फ्रेमवर्क इशू किया कॉल्ड द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया। किस तरीके से बदला? उन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट है, मतलब वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, जो पार्लियामेंट होता है, जहां लॉ बनाया जाता है, पाकिस्तान में जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली थी, जहां लॉ बनाया जाता था, जहां वो लोग जो कॉमन पीपल इलेक्ट करते थे, मिनिस्टर्स, एमपीज वगैरह, उसको प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ, जो एक नॉन इलेक्टेड एंटिटी है, जो जबरदस्ती से डिक्टेटर बन गए हैं, वो डिसमिस कर सकते हैं। समझ गए? तो ये तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि यहां पर इलेक्टेड पीपल आर नॉट टेकिंग द फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन देश का कौन ले रहा है? परवेज मुशर्रफ जी, जो इलेक्टेड नहीं है। अच्छा, एक और चीज परवेज मुशर्रफ ने किया, क्योंकि वो खुद एक आर्मी ऑफिसर थे, इतने सारे सोल्जर्स उनको फॉलो करते थे, तो ऐसे थोड़ी ना फॉलो करते थे कि भैया लड्डू मिलेंगे, उन्हें तो लग रहा था कि हमको पावर मिलेगी। तो परवेज मुशर्रफ ने उनको भी थोड़ी पावर दी। उन्होंने कहा कि जो सिविलियन कैबिनेट होगा, मतलब जो लोग, पीपल विल इलेक्ट देयर मिनिस्टर्स, इलेक्शंस होंगे नॉर्मली, पर वो जो कैबिनेट बनेगी, वो जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो जो मिनिस्टर्स बनेंगे, उसको जो है सुपरवाइज करेगा मिलिट्री ऑफिसर्स। The military officers will supervise the citizen, the civilian cabinet. समझ गए? राइट? तो ऑब्वियसली यहां पर आपको दिख ही रहा है कि इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शंस के बाद प्राइम मिनिस्टर भी हो रहा है, कैबिनेट भी हो रही है, बट फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर परवेज मुशर्रफ पे है, आर्मी ऑफिसर्स पे है, जो इलेक्टेड नहीं है, हु आर नॉट इलेक्टेड, राइट? तो हम इसको डेमोक्रेसी क्यों नहीं बोलेंगे? इवन दो यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, जो पीपल हु आर इलेक्टेड, द लीडर्स हु आर इलेक्टेड, दे डू नॉट हैव द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है? जनरल परवेज मुशर्रफ के और आर्मी के, जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाता है। तो हम पहला फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहेंगे? कि लोकतंत्र वो सरकार है जहां पर पावर जो है, डिसीजन मेकिंग पावर, रेस्ट विद द पीपल हु आर इलेक्टेड। जो इलेक्टेड लोग हैं उनके हाथ में पावर होगी।
वो होता है फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर, समझ गए? चलो अब हम दूसरे फीचर पे आते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ये क्या होता है? अब गाइस हम ये तो समझ गए कि भैया इलेक्शंस हो रहे हैं, बट इलेक्शंस के बाद जो लीडर्स हैं उनको डिसीजन लेना चाहिए, बट ये इलेक्शंस भी जो हो रहे हैं वो फ्री और फेयर होना चाहिए। इसको समझने के लिए चलते हैं अपने दूसरे नेबर। हमारे नेबर्स भी कैसे है ना, अलग ही तरीके, एक पीसफुल नेबर मिल जाता है। वैसे नेपाल अच्छा है, श्रीलंका भी ठीक है। चलो एनीवेज, तो एक है हमारा चाइना। अब चाइना भी बोलता है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, हम तो डेमोक्रेसी है, हम अंगूर जैसे दिखते हैं, अंगूर जैसा टेस्ट करते हैं, तो हम अंगूर है। पर क्या चाइना अंगूर है? क्वेश्चन ये है, क्या चाइना डेमोक्रेसी है? राइट? अब चाइना में जो पार्लियामेंट है उसका नाम है द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इस तरीके सबसे समझ लो कि कंट्री का पार्लियामेंट है एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को चूज करता है, वहां पर भी जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को चूज करता है। समझ गए? अब नेशनल पीपल्स कांग्रेस में 3000 मेंबर्स हैं दैट आर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल अक्रॉस चाइना। कुछ मेंबर्स आर्मी से भी इलेक्ट होके आते हैं। तो आप कहोगे कि मैम चाइना तो अंगूर ही लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ इलेक्शंस भी हो रहे हैं, 3000 मेंबर्स का इलेक्शन हो रहा है और ये मेंबर्स प्रेसिडेंट को भी चूज कर रहे हैं जो देश के लिए डिसीजंस ले रहा है। अंगूर जैसा लग रहा है, बट अंगूर में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहां आया ट्विस्ट। अगर आप इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहते हो तो यू नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब एक वहां मेजर पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, अगर आपको उसका अप्रूवल मिलता है तभी आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हो, तभी आप जो हो पार्लियामेंट विच इज द नेशनल पीपल कांग्रेस एनपीसी का पार्ट बन सकते हो। तो जो भी पार्टीज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर है या जो भी मेंबर है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, वही बन सकता है पार्लियामेंट का पार्ट और वही बन सकता है प्रेसिडेंट। तो एक तरीके से क्या बात हुई? ये बात हुई, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हु इज द बेस्ट टीचर ऑफ एसएसटी ऑन यूट्यूब, और मैं आपको 4 ऑप्शंस दूं, भैया 5 दूं। एक है सुरभि गुप्ता, दूसरा है सुरभि गुप्ता, तीसरा है सुरभि गुप्ता, चौथा है सुरभि गुप्ता, 5वां है ऑल ऑफ द अबव, है ना। ये तो यही बात हो गई। यहाँ चाइना में इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्टेड लोग ही डिसीजन ले रहे हैं फाइनल, लेकिन इलेक्शन में जो आपको चॉइसेस मिल रही है, जो लोगों को चॉइसेस मिल रही है, वो सब कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है। तो आपको कोई चॉइस ही नहीं मिली। अगर सभी कांग्रेस या सभी बीजेपी के मेंबर्स हैं तो आपको चॉइस थोड़ी ना मिली, एक प्रॉपर चॉइस। इसको हम डेमोक्रेसी थोड़ी ना बोलेंगे। दिस इज नॉट अ फेयर इलेक्शन, दिस इज नॉट अ फेयर इलेक्शन बिकॉज हियर इट इज नॉट अ फ्री इलेक्शन, क्योंकि यहां पर लोगों को एक प्रॉपर चॉइस नहीं मिली है। समझ गए? इलेक्शंस हो रहे हैं, सब कुछ है, अंगूर दिख रहा है, अंगूर मीठा है, पर अंगूर नहीं है। अंगूर का एग्जाम्पल छोड़ते हैं, चलो अब हम आते हैं मेक्सिको पे। एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया, अगर आपको समझ सा ना आया हो तो मेक्सिको जो है साउथ अमेरिका में एक कंट्री है। इट इज हाँ सही बोल रही हूँ ना, मतलब नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है मेक्सिको। वहां इलेक्शंस होते हैं वंस इन एवरी 6 years फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ इलेक्शंस जो है अच्छी तरीके से होते हैं, और मैं बता दूं वहां कभी डिक्टेटर नहीं आया हो है, कभी पाकिस्तान के तरह मिलिट्री रूल भी नहीं आया है, राइट। वहां पर इलेक्शन हमेशा एक ही पार्टी जीतती है एंड दैट इज पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, अब पीआरआई क्यों है पर इसका उल्टा क्यों है पता नहीं मुझको गाइस, मुझे चेक करना पड़ेगा, अगर आपको पता है बता दो। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ये हमेशा जीतती है। अब मुझे पता है आप कहोगे कि मैम हो सकता है पॉपुलर हो, अगर एक इंसान हमेशा टॉप कर रहा है फ्रॉम नर्सरी टू 12th, जल क्यों रहे हो आप? हो सकता है वो होशियार हो, तो हो सकता है ये पीआरआई जो है काफी पॉपुलर हो, बट एक बच्चा टॉप नहीं कर सकता गाइस, नहीं कर सकता। वैसे ही यहां पर भी काफी गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी? पीआरआई के अलावा ऑपोजिशन पार्टीज भी थी, बट इलेक्शन के टाइम पीआरआई बहुत डर्टी ट्रिक्स प्ले करता था इलेक्शन जीतने के लिए। एक इंसान टॉपर थ्रू आउट इसीलिए रहा क्योंकि उसके पास हमेशा क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले होता था।
वो चीटिंग कर पाता था तो भैया तुम ही टॉपर बनोगे। वैसे ही यहाँ पर जो पीआरआई है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ मेक्सिको, ये क्या करता था कि जो स्कूल टीचर्स है उनको फोर्स करता था कि तुम पेरेंट्स को फोर्स करो कि वो हमें ही वोट करें। आखिरी मोमेंट पे जो पोलिंग बूथ्स होते थे उसका जो मतलब एड्रेस था, जैसे लोग वहां जा रहे हैं वोट देने, उसको चेंज कर देता था कि अब तो कहीं और वोट देने जाना पड़ेगा। तो लोग सोचते थे यार वहां कौन जाएगा, घर पे बैठते हैं। तो इट वुड मेक इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स, राइट। जो मीडिया होती थी उसको खरीद ली थी पीआरआई ने। तो मीडिया सिर्फ ऑपोजिशन की बुराई करता था, पीआरआई की सच्चाई नहीं बताता था लोगों को। पीआरआई जो है बहुत सारा पैसा खर्च करती थी इन मीडिया कैंपेन्स, इन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट्स कैंडिडेट्स। तो ऑब्वियसली मतलब इसके वजह से कैंडिडेट्स भी थोड़ा लोगों को दिखता था और यही है जो है कैंडिडेट्स, है ना। जो एम्प्लॉइज होते थे गवर्नमेंट ऑफिसेस के, है ना, दे वर फोर्स्ड टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ पीआरआई। देखो पॉलिटिकल पार्टी और जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकारी ऑफिसर्स है, वो अलग अलग होने चाहिए। बट जब सरकारी ऑफिसर्स को फोर्स करा जा रहा है तो एक तरीके से बोला जा रहा है कि बेटा तुम हमें ही वोट दो, राइट। तो क्या हुआ मेक्सिको में, हम क्या समझे, मेक्सिको में इलेक्शंस हो रहे हैं, एक पार्टी जीत रही है, बट इलेक्शन जिस तरीके से हो रहे हैं वो फ्री और फेयर नहीं है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस। चाइना में क्या हो रहा था, चाइना में इलेक्शंस हो रहे थे बट लोगों को चॉइस ही नहीं थी। चारों एमसीक्यू क्वेश्चन में सुरभि गुप्ता ही था। मेक्सिको में ऐसा लग रहा था लोगों के पास चॉइस है, ऑपोजिशन पार्टी भी थी, बट डर्टी ट्रिक्स प्ले की जा रही थी जिससे लोग या तो वोट ही नहीं कर पा रहे हैं या फिर सिर्फ पीआरआई को ही वोट कर रहे हैं। यहां पर सिर्फ एक ही पार्टी है जो डोमिनेंट है, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस इसी पार्टी को वोट करने का ऑप्शन था। यहां पर जो है पार्टी ने जो है पूरा गेम इस तरीके से कर दिया था कि वही जीत रही थी। द गेम वॉज रिग्ड, जैसे बोलते हैं यार ये शुरू से ही चीटिंग चल रही है, गेम हम कभी जीत ही नहीं सकते थे। इस तरीके से मेक्सिको में पीआरआई ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया था। तो हम सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पे आते हैं। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, अब बोर हो रहे हो तो गाइस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ ना, स्टोरी है ये, कितने मजेदार स्टोरी है ना, कि भैया लोकतंत्र को कितने लोगों ने क्या मस्त मैनिपुलेट कर रखा है और आप घर पे बैठ के टीवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, आप भी करो कुछ, मैनिपुलेट नहीं, सुधार। Second feature of democracy is a democracy must be based on free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. मतलब एक डेमोक्रेटिक सरकार तभी डेमोक्रेटिक कहलाएगी जब आज अगर वो जीतती है तो कल उसका हारना भी संभव होना चाहिए। ये नहीं एक ही सरकार बार बार एक के बाद एक जीती जा रही है, दैट इज नॉट अ साइन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी, मतलब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। जैसे हमारे देश में हम बोलते हैं कि चाहे आप कांताबाई हो जो मेड हो, चाहे आप अंबानी हो, सबको 1 वोट मिलता है, 1 वोट मिलता है और सबके वोट की एक ही वैल्यू है। ऐसा नहीं कि आप अमीर हो तो आपके वोट की 5 हो गई वैल्यू, ऐसा नहीं है। बट क्या हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता है? जैसे आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है वेयर पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। बट इलेक्शंस भी तो इक्वालिटी के बेसिस पे होने चाहिए। जैसे सऊदी अरेबिया में वुमेन को तो वोट करने का क्या, ड्राइव करने का भी एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, राइट। एक और है एस्टोनिया। एस्टोनिया कैसा कंट्री है जहां प्लांटेशन, इंडिया से भी काफी प्लांटेशन वर्कर्स गए थे जब ब्रिटिशर्स उन्हें ले गए थे प्लांटेशन वर्क करने। तो एस्टोनिया में जो क्या होता है कि पीपल, नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इग्नोर। एस्टोनिया रशिया के पास है, तो जो रशियन लोग एस्टोनिया में है उनको सिटीजनशिप तो मिल जाती है लेकिन उनकी वोट की जो वैल्यू है वो प्योर एस्टोनियन से कम है। वैसे फिजी में जहां इंडियन गए थे प्लांटेशन वर्क करने, जो ओरिजिनल फिजी इनहैबिटेंट्स है उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा है, जो इंडियन फिजियंस है उनकी वोट की वैल्यू कम है। तो अगर एक फिजी पर्सन वोट कर रहा है दैट मीन्स 5 वोट्स, पर अगर एक इंडियन फिजी वोट कर रहा है दैट इज 1 वोट। इज दिस डेमोक्रेसी? नो, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर है दैट एवरी अडल्ट पर्सन शुड हैव 1 वोट and each vote should have 1 value।
हम सब जो है इंडियंस है, भाई बहन है, हम सब एक ही तरीके के अमरूद है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, बट जब हमको काटो और खाओ तो एक ही टेस्ट आना चाहिए। क्या फ्रूट्स कर, आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप थिंकिंग ऑफ फ्रूट्स, राइट? अब समझ गए हो ना, मतलब ये कॉन्सेप्ट भी इजी था। अब हम आते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट पे, विच इज अ लिटिल ट्विस्टेड, तो ध्यान से सुनना। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट क्या होता है? रूल ऑफ लॉ आपने 8th स्टैंडर्ड से पढ़ा है, 7th से पढ़ा है शायद, कि लॉ जो है सुप्रीम होता है। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप अंबानी हो, चाहे आप सुरभि मैम हो, चाहे आप कांताबाई हो, चाहे आप कोई भी हो, सबको एक ही रूल बुक फॉलो करना है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब एक डेमोक्रेटिक सरकार वो होती है जहां पर रेस्पेक्ट करते हैं हम लोगों के हक की, जहां पर लॉ जो है फॉलो किया जाता है। इसको हम समझते हैं विद एन एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे, विच इज अ कंट्री इन अफ्रीका। नाउ जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रॉम वाइट डोमिनेशन, जैसे हमें ब्रिटिशर्स से मिली, जिम्बाब्वे को भी मिली 1980 में। उसके बाद क्योंकि जैसे इंडियन कांग्रेस पार्टी हमारे यहाँ आईसीपी काफी पॉपुलर हो गई थी, वैसे उस कंट्री में भी एक पार्टी थी ज़ानू पीएफ, विच बिकेम वेरी पॉपुलर, क्योंकि उसी ने ब्रिटिशर्स को हटाया था, तो ऑब्वियसली वो काफी पॉपुलर हो गई थी। तो वहां पर एक लीडर था कॉल्ड प्रेसिडेंट मुगाबे, जो मुगाम्बो नहीं है, हाँ मुगाम्बो खुश हुआ, मुगाबे, प्रेसिडेंट मुगाबे, ही बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर। तो ऑब्वियसली गाइस, जैसे गांधी जी पॉपुलर थे, जवाहरलाल नेहरू जी पॉपुलर थे, ये भी पॉपुलर थे, बट हमारे यहाँ चाहे आप कुछ भी कितनी भी बुराई कर लो, जो हमारे लीडर्स थे ब्रिटिशर्स के बाद, दे स्टिल ट्राई टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन इंडिया। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए, कोशिश की कि डेमोक्रेसी बनी रहे हमारे देश में। मुगाबे ने ऐसा नहीं किया, मुगाबे ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने विद टाइम अपनी जो है पावर बढ़ा दी, रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा रूल ऑफ मुगाबे होगा, अच्छा मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदलूंगा और हम सब कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन सैक्रोसैंक्ट है, उसको बदलने में काफी मेहनत है ना, अमेंड ऐसे ही नहीं कर सकते। बट यहाँ पर मुगाबे ने जब मन चाहा कॉन्स्टिट्यूशन बदल लिया, अपने आप को बहुत पावर दे दी, है ना, और एक तरीके से अपने आप को लेस अकाउंटेबल बनाया। अकाउंटेबल मतलब आज अगर हम चाहें तो अपने प्राइम मिनिस्टर और सरकार से क्वेश्चन कर सकते हैं कि भैया तुम ये काम क्यों कर रहे हो, क्यों पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हम उनको सरकार से हटा सकते हैं। बट मुगाबे ने इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज की कि उन्होंने जो है अपने आप को कम अकाउंटेबल किया, लोग उनसे क्वेश्चन करना, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे थे। क्लियर? नाउ अच्छा, अब आप कहोगे कि मैम मतलब अब आप समझ लो ना, इलेक्शंस हो रहे हैं, मुगाबे बहुत पॉपुलर है, वो इलेक्ट भी हो रहे हैं, बट इलेक्शन के बाद जो उन्होंने काम किए वो डेमोक्रेटिक नहीं है। ऑपोजिशन पार्टीज को परेशान करना, उनकी मीटिंग्स को डिसरप्ट करना, अगर कोई पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे थे सरकार के खिलाफ तो उसको इलीगल ठहराना और बोलना कि भैया ये अलाउड नहीं है, आप हमारे अगेंस्ट क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करना, उनकी बुराई करने के ऊपर रोक लगा दी गई थी। मीडिया के ऊपर सरकार का इतना कंट्रोल था कि टीवी हो या रेडियो हो, वहां पर मुगाबे और उनके सरकार के अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता था। जर्नलिस्ट भी जो थे इंडिपेंडेंट थे, उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो इस तरीके से जजेस को भी जो है एक तरीके से हटा दिया जाता था अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट करते थे। तो क्या आप इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहोगे? नहीं, क्योंकि यहां पर ऑल्दो सरकार पॉपुलर है, पॉपुलर मतलब लोगों ने इलेक्ट की है, ऑल्दो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हुए हैं, ऑल्दो डिसीजन इलेक्टेड लीडर्स ले रहे हैं, लेकिन जो डिसीजंस ले रहे हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इलेक्शंस भी फ्री एंड फेयर होने चाहिए, लीडर्स भी इलेक्टेड लीडर्स को ही डिसीजन लेना चाहिए, वन वोट वन वैल्यू होना चाहिए, एंड आफ्टर इलेक्शंस भी जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो भी डेमोक्रेटिक होने चाहिए, तभी हम उस सरकार को डेमोक्रेसी कहेंगे। मीठा होगा, इस शेप का होगा, येलो कलर का होगा, तभी वो मैंगो होगा। फीचर्स सारे के सारे मैच करने चाहिए, तभी ये डेमोक्रेसी होगी, राइट? तो एक डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होगी जहां पर सिटीजन्स के राइट्स को रेस्पेक्ट की जा रही है, जहां पर अगर कोई सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहे तो उस पर रोक नहीं लगाया जा रहा, उसको एंटी नेशनल नहीं बोला जा रहा, उसे इलीगल नहीं बोला जा रहा,
जहां पर लॉ के सामने, कानून के सामने सबकी बराबरी है। ये नहीं कि भैया कुछ लोगों को ज्यादा वोट्स दिए जा रहे हैं, कुछ लोगों को कम। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, ये नहीं कि भैया अगर जुडिशियरी के जज ने गलत जजमेंट दे दिया, आपके खिलाफ दे दिया, तो आप उसको अपने पोजीशन से ही हटा रहे हो, ऐसा अलाउड नहीं होना चाहिए। जुडिशियरी शुड बी इंडिपेंडेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हो जाते हैं। तो फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सरकार ऐसी होती है जो अपने सिटीजन के हक के लिए लड़े, जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशन जब मन करे चेंज कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन को सैक्रोसैंक्ट, अपनी गीता, बाइबल, कुरान समझे कि भैया सरकार के लिए बस वही एक किताब है जो उसे फॉलो करनी है, चाहे वो सरकार है, चाहे उस पर बहुत पावर है, राइट? सो इन समरी तो आपका जो चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, आई होप नाउ यू नो कि सिर्फ ये डेफिनेशन बोलना, वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इज नॉट सफिशिएंट। एक ऐसी सरकार जहां पर लीडर्स जो फाइनल डिसीजन ले रहे हैं वो इलेक्टेड है, जहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, जहां पर सारे लोगों के पास इक्वल वोट्स है, एक वैल्यू के वोट्स है, जहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को एक एक पावर दी जा रही है। नहीं कि कोई भी लॉ चल रहा है, रूल ऑफ लॉ है, दैट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तालियां तालियां, क्या पढ़ाया है मैंने, क्या समझाया अपने बच्चों, क्या समझाए। अब याद कर लेना ये 4 फीचर्स को। चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। नाउ गाइस, जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो हमने समझा था कि लोकतंत्र की डेफिनेशन बहुत लिमिटेड होती है। हम सोचते हैं कि कोई भी देश लोकतंत्र है अगर वहाँ इलेक्शंस होते हैं, अगर वहाँ लोग जो है सरकार को नियुक्त कर रहे हैं ना डेमोक्रेटिक वे, है ना, तो हमको लगता है कि भाई वो डेमोक्रेसी है। बट हमने लास्ट क्लास में समझा था कि अगर कोई चीज फल जैसी मीठी है, फल जैसी दिखती है, जरूरी नहीं है कि वो फल हो। वैसे ही लोकतंत्र में अगर इलेक्शंस होते हैं, दिखता है कि भाई लोग कह रहे हैं हम लोकतंत्र है, जरूरी नहीं है वो लोकतंत्र हो। हमने देखे कि डेमोक्रेसी के और क्या क्या फीचर्स है, अगर वो फीचर्स मैच होते हैं तभी एक कंट्री एक गुड डेमोक्रेसी कहलाया जाएगा, है ना। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, नहीं देखा है देख लो, मैंने मस्त वीडियो बनाया है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो डेमोक्रेसी बच्चा है इसकी क्या बुराइयां है, इसकी क्या अच्छाई है, और हम डेमोक्रेसी से चाहते क्या है ना। ऑल ऑफ दैट वी आर गोना लुक एट। क्योंकि अगर हमें जानना है कि हम लोकतंत्र क्यों चुन रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि उसकी बुराई और अच्छाई क्या है ना। जैसे अगर हम कोई लड़का लाएंगे घर पे या लड़की लाएंगे मम्मी पापा से मिलवाने के लिए, एक दिन जब आप शादी की उम्र के हो गए, अभी नहीं है ना, अभी लाओगे तो थप्पड़ पड़ेगा, तो मम्मी पापा कहेंगे बेटा ये ही क्यों, तो आप कहोगे देखो इसमें ये बुराइयां है पर ये अच्छाइयां इसीलिए, है ना, पर अच्छाइयां ही बताना, बुराइयां बताओगे तो। एनीवेज, क्या बोल रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की बुराइयां क्या है। सबसे पहले तो गाइस इंस्टेबिलिटी। लोकतंत्र में क्या होता है, जो सरकार होती है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आती है, चाहे वो 4 साल हो या चाहे हमारे देश की तरह 5 साल हो। अब वो सिर्फ 5 सालों का सोचती है कि इन 5 सालों में मैं सड़क बना देता हूँ, हॉस्पिटल्स बना देता हूँ, बट अलग से अगली सरकार आती है, उसे हॉस्पिटल और सड़क बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो खाना देना चाहती है लोगों को, सारा पैसा वहां पर लगा देगी। तो आप अच्छी रोड पे चल रहे थे, सडनली आप गड्ढे में आ गए हो, है ना, तो थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि सरकार जो है सिर्फ 5 साल तक काम कर पाती है, देश के लिए, देश के फ्यूचर के लिए 20 साल का गोल नहीं बना पाती। तो देयर विल ऑलवेज बी इंस्टेबिलिटी इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा प्रॉब्लम डेमोक्रेसी का ये है कि कोई मोरालिटी का स्कोप नहीं रहता। जैसे कोई भी पॉलिटिशियन अच्छा नहीं हो सकता। हम बोलते हैं ना कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जानवर की खाल के होते हैं, मतलब उनको कुछ भी बोलो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रांग होना पड़ता है उनको। कभी कभी तो इतने, मतलब ऐसे बोला जाता है ना कि इनके अंदर भगवान का डर नहीं है, ये लोगों को उकसाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, कुछ भी स्पीचेस में बोलते हैं अनाप शनाप, पर मतलब वो क्यों करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जीतना ही सब कुछ है। अगर आपने लोगों का वोट जीत लिया तो आपको पावर मिल गई और फिर 5 साल के लिए आप राजा हो, है ना। तो जो डेमोक्रेसी है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कंपटीशन, क्योंकि लोगों के वोट से आप जो हो सरकार बनते हो, आप जो हो आपको पावर मिलती है, तो मोरालिटी, भगवान का डर, एक जो मॉरल एस्पेक्ट है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सब चीजें हमको पॉलिटिक्स में कम दिखती है, 1-2 लोगों में दिख जाएगी, है ना।
जैसे बोलते हैं ना कि यार सब लोग ही करप्ट है बट ये इंसान थोड़ा कम करप्ट है, तो उसी में हम खुश हो जाते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में हमें पता है कि मोरालिटी का स्कोप नहीं रहता। तीसरा चीज ये है कि जो काफी लोग बोलते हैं कि यार हमारा देश डेमोक्रेटिक है ना, इसीलिए हम विकास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ लोग डिसीजन ही लेते रहते हैं। अब सरकार कोई अच्छा डिसीजन लेना चाहती है बट वो डिसीजन लेने से पहले ही 10 लोग खड़े हो जाते हैं, डिसीजन बेकार है। तो हमें लगता है कि डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा डिसीजन में लेने में टाइम लगता है, ऑपोजिशन पार्टीज होती है, 10 लोगों से पूछा जाता है और फिर डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कि अच्छा कभी कभी क्या होता है कि जिन लीडर्स को हमने नियुक्त किया या फिर जो हमारे प्रतिनिधि है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, जरूरी नहीं है वो हमारे लिए अच्छे डिसीजंस ही ले। हाँ, हमने उन्हें चूज किया बस जरूरी नहीं है वो अच्छे डिसीजंस ले। कभी कभी बहुत बुरे डिसीजंस भी ले लेते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि लोगों को एक्चुअली चाहिए क्या। लोकतंत्र में ये भी हो सकता है ना। अब डेमोक्रेसी में करप्शन भी क्या बहुत होता है, बल्कि हम बोलते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा करप्ट कंट्रीज यूजुअली वो होते हैं जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां लोकतंत्र है। वैसे ये सच नहीं है बट यूजुअली लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में 5 साल के लिए सरकार आती है, सोचती है यार इसमें पैसा भी कमा लो जितना कमा सकते हो, फिर तो हमें सरकार से नीचे गिरना है। तो करप्शन भी काफी ज्यादा डेमोक्रेसी में दिखने को मिलती है ना। एंड वन फाइनल रीजन व्हाई डेमोक्रेसी इज अ बैड बॉय इज कि democracy is a form of government where leaders are chosen by ordinary people. ठीक है, where leaders are chosen। अब आप कहोगे कि मैम ये अच्छाई है या बुराई है, क्योंकि हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बिकॉज पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स, और यहाँ हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज अ बैड बॉय बिकॉज पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स। ये कैसे हुआ? समझो, एक ही चीज के 2 आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मतलब दो चीजें हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि बच्चा टॉपर है, ये बच्चा सिर्फ टॉपर ही है, ठीक है, मतलब और कुछ है ही नहीं। तो एनीवेज कमिंग डाउन टू दिस, तो गाइस डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि इट इज द ऑर्डिनरी पीपल हु आर चूजिंग देयर लीडर्स। अब जो हमारे देश में इतने लोग अनपढ़ हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है कि देश कैसे चलाना है। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि बेटा लंच में क्या खाओगे, आप कहोगे पता नहीं। डिनर में क्या खाओगे, पता नहीं। देश कैसे चलाना है तो ये कैसे पता होगा आपको? जब इतना नहीं पता कि लंच और डिनर में क्या खाओगे तो ये कैसे पता होगा कि देश कैसे चलाना है, किस लीडर को चूज करना है ना। तो क्योंकि ऑर्डिनरी सिटीजन जिनको पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं देश कैसे चलाना है, दे आर द वंस हु हैव द पावर टू चूज देयर लीडर्स। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं डेमोक्रेसी इज नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑर्डिनरी पीपल कैन इजीली गेट इन्फ्लुएंस। इसने कैडबरी दिया, हाँ मैं उसको वोट करूंगा, इसने टीवी दिया, हाँ मैं उसको वोट करूंगा, राइट। सो ऑर्डिनरी सिटीजन जो है दे आर द वंस हु हैव द पावर। इसीलिए बोलते हैं इट इज नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट डू दे वांट, है ना। दैट इज वन रीजन व्हाई वी से दैट डेमोक्रेसी इज नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब चलो बुराइयां तो कर ली, अच्छा नहीं है, क्लास में टॉप नहीं करता, क्रिएटिव राइटिंग में अच्छा नहीं है, मैथ्स में अच्छा नहीं है, डांस में अच्छा नहीं है, तो भाई क्या चाहते हो आप बच्चे से, है ना। ये भी तो आपको बताना पड़ेगा बच्चे को कि आप चाहते क्या, व्हाट आर द आउटकम्स, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी एक ऐसा बच्चा है जो आपके पास आके बोल रहा है कि आप मुझसे इतना एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो, मैं सिर्फ इतना ही प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर आपने मुझे चुना तो आपके देश में जो सरकार होगी दैट विल बी चोजन बाय द पीपल। मतलब the government will be the representatives chosen by the people। बस इतना ही डेमोक्रेसी आपको प्रॉमिस कर रहा है। डेमोक्रेसी आपको ये प्रॉमिस नहीं कर रहा कि वो सारी गरीबी हटा देगा। डेमोक्रेसी आपको ये प्रॉमिस नहीं कर रहा कि कोई करप्शन नहीं होगा। डेमोक्रेसी ये भी प्रॉमिस नहीं कर रहा कि डिसीजन बहुत फास्ट लिए जाएंगे और आप तो डेवलप्ड कंट्री होगे। डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल दवाई की खाया और देश मतलब चमक चमकीला, है ना। डेमोक्रेसी सिर्फ छोटा सा आपको प्रॉमिस कर रहा है, पर आप उसे एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो तो बुराइयां तो लगेगी, है ना। अगर आप वो बच्चा कह रहे हैं कि भैया मैं इतना ही कर सकता हूँ पर आप चाहते हो टॉपर बने, तो ऑब्वियसली आपको वो बच्चा बुरा लगेगा, है ना। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम फिर हम डेमोक्रेसी को चूज ही क्यों कर रहे हैं? अगर ये बच्चा टॉपर नहीं है तो इस बच्चे को हमने क्यों चूज किया? क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं है इज डेमोक्रेसी गुड फॉर अस, इज डेमोक्रेसी बैड फॉर अस। क्वेश्चन है कि बाकी सारे बच्चों में से क्या डेमोक्रेसी बेस्ट है। हो सकता है हम बोलते हैं कि मम्मा पापा हम टॉप नहीं किए पर अपने दोस्तों से जैसे फेल तो नहीं हुए एटलीस्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि इज डेमोक्रेसी अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज अवेलेबल राइट नाउ। तो आंसर है यस।
It is not the best, but it is better than what is available for us. अब question है, why is it better? Why have we chosen democracy? Let us take a live example. ठीक है, बात कहानी जाती है 1958-1961 के बीच में. इकोनॉमिक कंडीशन चाइना और इंडिया की बिल्कुल सिमिलर थी. दोनों जगह थोड़ी सी इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो रही थी, थोड़े खाने की कमी थी. अब उस खाने की कमी में चाइना में सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड फैमिन आया, मतलब शॉर्टेज ऑफ वुड. भूखमरी से 3 करोड़ लोगों की जान गई. वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इतने लोग नहीं मरे. क्यों? ऐसा क्या था हमारे पास? माँ, जिसका नाम था लोकतंत्र, वो था हमारे पास. वी हैड अ डेमोक्रेटिकली चोजन गवर्नमेंट. ये जो सरकार थी, जो डेमोक्रेसी होती है वो रिस्पॉन्सिव होती है. ये वर्ड याद रखना. रिस्पॉन्सिव क्या होता है? रिस्पॉन्सिव एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों की पीड़ा समझे. अगर लोग किसी चीज से सफर कर रहे हैं तो इमीडिएटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, क्योंकि नहीं करेगी तो अगली बार वो सरकार पावर में नहीं आएगी, हम किसी और को नियुक्त कर लेंगे, चूज कर लेंगे, है ना. तो अल्टीमेटली इंडिया में क्योंकि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको पता चल गया कि यार ये प्रॉब्लम है, लोग पीड़ा में है, तो पहले से ही उसने ऐसे कुछ स्टेप्स फॉलो किए जिससे इतने लोग ना मरे. चाइना ऑन द अदर हैंड वाज नॉट डेमोक्रेटिक. कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं थी जो सरकार को बताए कि बेटा तुम जो कर रहे हो गलत है. कोई मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं था, कंपटीशन नहीं था. लोगों, जो सरकार थी, जो वहां लीडर्स थी, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था लोगों को कितनी पीड़ा हो. तो वहां पर लोग मरते गए, लोग रोते गए और सरकार ने कुछ नहीं किया. तो द फर्स्ट रीजन व्हाई वी चूज डेमोक्रेसी डिस्पाइट द फैक्ट ये टॉपर नहीं है, सिर्फ 33% करके पास कर रहा है, इज बिकॉज चाहे वो कुछ हो ना हो, एटलीस्ट वो रिस्पॉन्सिव सरकार है, अकाउंटेबल सरकार है. रिस्पॉन्सिव का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आज आपको प्यास लग रही है, एकदम से लड़का जो है पानी ला रहा है, रिस्पॉन्सिव है ना. आज आपके पैरों में दर्द है, आपको फुट मसाज का कूपन दे रहा है, रिस्पॉन्सिव है. वैसी सरकार, अगर सरकार अकाउंटेबल है, मतलब आज हम सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं सरकार से, सरकार अकाउंटेबल है. कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है. राजा साहब होंगे तो राजा जो चाहेंगे वो करेंगे. याद है फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, से पहले फ्रांस में इतने लोग पीड़ा में थे, लोग टैक्सेस दे रहे थे, भारी भारी टैक्सेस दे रहे थे, राइट. ओके, भारी भारी टैक्सेस दे रहे थे, है ना. तो अब राजा जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, हमारे लुई फिलिप और मैरी एंटोनेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, राइट. तो इस डेमोक्रेसी, दैट इज व्हाई इज कॉल्ड अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि वो अकाउंटेबल है, क्योंकि उसे लोगों के प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, राइट. अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे. डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. सही बात है कि कोई भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. मिथुन सर, ओके, मिथुन सर आए थे कुछ करने, बट पता नहीं क्या करने. हो गया. ऑलराइट, सो डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी. हाँ, तो कहाँ थी मैं कि डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है, ये तो हमें पता ही है ना. तो हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, 10 ऑपोजिशन पार्टी खड़ी हो जाती है, लेकिन जो भी डिसीजन लिया जाता है, इतनी बातों के बाद, इतने कंसल्टेशन के बाद, इतने लोगों से बात करने के बाद लिया जाता है कि वो डिसीजन बहुत परखा हुआ, अच्छा, गुड क्वालिटी डिसीजन होता है. रैश डिसीजंस नहीं होते, है ना, अच्छे डिसीजंस होते हैं. बल्कि आप देखोगे कि डेमोक्रेसी में भी कुछ लीडर्स कभी कभी रैश डिसीजंस लेते हैं और रैश डिसीजंस लेने का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है. बट मोस्टली जो डिसीजंस डेमोक्रेसी में लिए जाते हैं वो आराम से लिए जाते हैं, गुड क्वालिटी लिए जाते हैं. थर्ड इज डेमोक्रेसी इज वेरी गुड विद डीलिंग विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. इसका क्या मतलब हुआ? नो गाइस, जब हम परिवार में भी रहते हैं और भाई बहन होते हैं, हमारे कजिन्स होते हैं, तो काफी लड़ाई झगड़ा होता है आपस में. अब लड़ाई झगड़ा होता है क्योंकि हम अलग अलग है ना. कुछ लोगों को सुबह उठना पसंद है, कुछ लोगों को सोना पसंद है सुबह, तो इस बात पे लड़ाई हो जाती है कि भाई तुम क्यों नहीं उठे, तो तुम क्यों लेट सो रहे हो. अब इस पॉइंट पे तुम लोग एक दूसरे का सर फोड़ सकते हो, है ना, कि भाई सर फोड़ ले हम एक दूसरे का, राइट. वैसे ही देश में जो लोग रहते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं. अब जब हम अलग अलग तरीके के होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. हम आपस में डिसएग्री कर सकते हैं. अब जब हम आपस में डिसएग्री कर सकते हैं, या तो हम अपना सर फोड़ लें एक दूसरे का, या फिर हम बैठे पीसफुली डिस्कस करें, कॉम्प्रोमाइज पे आए, है ना. दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी अलाउज यू टू डू.
डेमोक्रेसी अलाउज यू टू कम टू अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई डिसएग्रीमेंट हुआ, तो हम एक पीसफुल एग्रीमेंट तक पहुंच सकते हैं सिर्फ एक डेमोक्रेसी में। ऑन द अदर हैंड, अगर हम एक ऐसे कंट्री में है जहां पर जहां पर सिर्फ एक एक पावरफुल ग्रुप कह सकता है कि हम पावरफुल है, हम जनसंख्या में ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए सिर्फ हमारी बात मानी जाएगी, तो दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में डिसीजंस ऐसे लिए जाएंगे, एवरीबॉडी विल नॉट बी वेरी हैप्पी बट एवरीबॉडी विल नॉट बी वेरी सैड, इट विल बी अ कॉम्प्रोमाइज, राइट। तो इट हेल्प्स यू डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस। काफी डिस्टर्बेंस आया था अभी बीच में, सॉरी फॉर दैट। ऑलराइट, द फोर्थ पॉइंट। अच्छा, अब आप कहोगे कि मैम बहुत सारे लोकतंत्र ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिव नहीं होते, अकाउंटेबल नहीं होते ना बुरे बैड डेमोक्रेसीज, राइट। सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा देश में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में देख लो, बहुत सारे कंट्रीज हो गए एक्चुअली जहां पर आप बोल सकते हो कि सरकार को फर्क नहीं पड़ता, रिस्पॉन्सिव नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, डिसीजन भी बहुत बुरे लिए जा रहे हैं, फिर भी हम क्यों डेमोक्रेसी चुनते हैं? ये तो जस्ट पास स्टूडेंट है, क्यों हम इसको बार बार चुन रहे हैं? इसीलिए क्योंकि डेमोक्रेसी चाहे कुछ करे या ना करे, it enhances the dignity of the citizens that no other form of government does. Democracy एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां सिटीजन, इंडिविजुअल की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इंडिविजुअल की जो वर्थ है, एक आपकी जो एक होता है, आपको जो रिस्पेक्ट दी जा रही है वो ज्यादा दी जाती है। क्यों? क्योंकि गाइज यहाँ पर वी आर प्रॉमिसिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी। चाहे आपके पास कितना पैसा हो, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, जब आप पॉलिटिकल एरिना में आते हो, पॉलिटिकल वॉर फील्ड में आते हो, आप और मैं बराबर के हो, हमें सेम लाइन में खड़े होकर वोट देना है, आपके वोट और मेरे वोट की वैल्यू एक है, एंड दैट गिव्स क्वालिटी। मतलब एक होता है ना कि जब हम लीडर्स चूज कर रहे हैं तो हम एक है, तो हम किसी राजा के अंडर उनके सब्जेक्ट्स नहीं कि उसने ऑर्डर दिया और हमको मानना है, हम एक्टिव सिटीजन्स है डेमोक्रेसी में। हम जो अपनी रूलरशिप है, जो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, उनको हम कंट्रोल करते हैं। दैट इज वाई वी चूज डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी नो मैटर वॉट, नो मैटर हाउ करप्ट इट इज, नो मैटर हाउ अनअकाउंटेबल इट इज, कुछ भी, इट एटलीस्ट प्रोवाइड्स डिग्निटी टू द सिटीजन। ठीक है। और फाइनल पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी अलाउज अस टू इम्प्रूव आवर मिस्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से कि हमारा देश डिक्टेट, आप कहोगे कि यार लोकतंत्र बेकार है, बहुत टाइम लगता है, करप्शन है, ऐसा करते हैं। सुरभि मैम बहुत ही बढ़िया है, इनको हम लीडर बनाते हैं, हमारे हित के लिए बहुत कुछ करेंगी, आपने बना दिया मुझे लीडर। अब शुरू में तो मैंने आपके लिए बहुत अच्छा किया, स्कूल बंद कर दिए, मस्ती ऑल द टाइम, फिर धीरे धीरे मैंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। मैंने कहना शुरू कर दिया क्लास 9 के बच्चे क्लास 10 और 11 की पढ़ाई करके फाइनल एग्जाम्स देंगे एक दिन एग्जाम से पहले। आप कहोगे भाई ये क्या बात हुई, हमें ये लीडर नहीं पसंद, सुरभि मैम को हटाओ। बट अब तो मैं बन गई लीडर, अब तो मैं डिक्टेटर हूं, अब आप मुझे हटा नहीं सकते। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि हमने इस सरकार को चूज करके गलती कर दी, ये सरकार हमारे हित में काम नहीं कर रही, तो आपको एक चांस मिलता है टू इम्प्रूव योर मिस्टेक इन द नेक्स्ट इलेक्शन बाय चूजिंग अनदर लीडर, चूजिंग अनदर गवर्नमेंट, है ना। सो दैट इज द थिंग। इवन रूलर्स, जो लीडर्स है, वो भी अपने डिसीजन आराम से चेंज कर सकते हैं अगर उन्होंने कुछ गलत किया। जैसे उन्होंने लेट्स से सर, मैंने आज गलत किया, आपने मुझे हटा दिया, अगली बार मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगी और वापस से इलेक्शन लड़ूंगी। तो दिस चांस टू इंप्रूव योरसेल्फ, अपने आप को बेहतर करने की जो अपॉर्चुनिटी है, वो सिर्फ डेमोक्रेसी में है। तो क्या समझे? ये समझे कि सही बात है कि लोकतंत्र का ये जो बच्चा है ये टॉपर नहीं है, ये जो प्रॉमिस करता है ये प्रॉमिस भी शायद पूरा ना कर पाए, है ना, मतलब थोड़ा सा छोटा बच्चे वाला प्रॉमिस करता है, दैट्स इट। फिर भी हम इसको बार बार चुनते हैं क्योंकि ये डिसीजन थोड़ा हमें बेटर दे देता है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोग डिसाइड करते हैं, लोगों की डिग्निटी बढ़ाता है। दैट इज व्हाई वी चूज डेमोक्रेसी अगेन एंड अगेन। एक पोल हुआ था देश में, लोगों से पूछा गया था कि भाई मतलब डू यू थिंक डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? 80% लोगों ने बोला नहीं, डेमोक्रेसी में करप्शन है, डेमोक्रेसी में ये है, डेमोक्रेसी में वो है। बट वहीं जब लोगों से ये पूछा गया कि दैट वुड यू लाइक टू लिव इन अ डिक्टेटरशिप, वुड यू लाइक टू लिव इन अ मोनार्की, तो 90% लोगों ने बोला था नो, क्योंकि हो सकता है हमारा बच्चा फेलियर हो बट हमारा बच्चा है और बच्चों से तो बेहतर ही है। समझ गए ना? बस यही है चैप्टर। चलो अब हम आते हैं फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसको बस समझ लो, नॉर्मली डायरेक्टली ऐसे एग्जाम में आता नहीं है। नाउ गाइस, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र जो है हम सिर्फ सरकार के मामले में यूज नहीं करते। डेमोक्रेसी एज अ वर्ड कैन बी यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ बिकॉज इट इज अ वे ऑफ लाइफ,
है ना। डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं है इलेक्शन। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है ना, जो डिसीजन लिया जा रहा है वो एक डेमोक्रेटिक मैनर में लिया जा रहा है, सबसे सुलझ, सबसे बात करके, सबसे एग्रीमेंट में लिया जा रहा है, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि सुरभि मैम बहुत डेमोक्रेटिक है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो उस पर वीडियो बनाती है, हमसे पूछती रहती है बेटा समझ आया, बेटा समझ आया, है ना, तो वो डेमोक्रेटिक है। पर आप कह सकते हो हमारा परिवार बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा अपना जो भी रूल है वो हमारे ऊपर थोपते हैं, हमारी बात भी नहीं सुनते, है ना। तो डेमोक्रेसी इज अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन योर एवरीडे लाइफ। जहां पर डेमोक्रेसी है वहां डिसीजंस जो है लोगों से बात करके कंसल्टेशन में लिए जाते हैं। क्लियर? अब एक और कॉन्सेप्ट है आखिरी का, एंड दैट्स इट फॉर द चैप्टर। नाउ गाइस, दो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज है। एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो पहले के जमाने में होता था जब कम्युनिटीज छोटी थी। आज भी होता है पंचायत लेवल पे, विलेज लेवल पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां लोग आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं और डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ भाई आपस में हम लोग 100 लोग हैं, मिल के बात कर लेते हैं कि भैया यहाँ सड़क बननी है। बट देश में ये पॉसिबल नहीं है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। एक तो क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं, दूसरा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आके डिसाइड करें, हमें अपनी नौकरी करनी है, बच्चा पालना है, परिवार देखना है ना, सब हमारे लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं होता, हमें नहीं दे भाई इतना इंटरेस्ट देश के बारे में सोचने का, हम इलेक्शन में वोट दे देंगे बस। इसीलिए मॉडर्न डेमोक्रेसीज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज होती है। रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोला जाता है? आई होप यू नो, जो लोग मुझसे 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं उनको पता होगा। रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोला जाता है हमारे लीडर्स को? क्योंकि अगर आज राम, सीता और श्याम और रहमान इलेक्शन में खड़े हैं और आज मैं सीता को वोट देती हूँ क्योंकि वो जो मुझे प्रॉमिस कर रही है दैट इज रिप्रेजेंटिंग माय इंटरेस्ट, है ना, वो मुझे पता है अगर लीडर बन गई तो वो सब काम करेगी जो मैं चाहती हूँ, मेरे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए हम अपने लीडर्स को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, बिकॉज दे रिप्रेजेंट आवर इंटरेस्ट। तो आई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है क्योंकि हम जिन लीडर्स को वोट करते हैं वो हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं। एंड द रीजन व्हाई वी हैव चोजन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास डिजायर नहीं है, स्किल भी नहीं है डिसीजन लेने का देश के लिए, है ना। तो इसीलिए वी हैव चोजन एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब बात आती है कि मैम चलो जस्ट पास स्टूडेंट तो है डेमोक्रेसी, पर क्या हम इसको टॉपर बना सकते हैं? क्या हम एक परफेक्ट डेमोक्रेसी कर सकते हैं? नो, देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट, सब में कमियां है ना। पर हम डेमोक्रेसी को इंप्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी डेमोक्रेसी की इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन हाउ एक्टिवली वी पार्टिसिपेट एज सिटीजन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर देश में बहुत बुरा हो रहा है पर आप घर पे बैठे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, लोग जो है रो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप घर पे बैठ रहे हो, चिल रहे हो, तो सरकार उन 5-6 लोगों को जो है थोड़ा ब्रूट फोर्स से, थोड़ा फोर्स करके उनको घर में वापस भेज देगी और बात खत्म हो जाएगी। पर सरकार को लगने लगेगा कि वो ऑल पावरफुल है, कुछ भी कर सकता है। तो डेमोक्रेसी तब अच्छी होती है जब हम सब आपस में एक दूसरे की मदद करें, हम सरकार को ये याद दिलाते रहे कि बेटा तुम अभी पावर में हो, कल हम तुम्हें हटा सकते हैं। हाउ एक्टिवली वी पार्टिसिपेट will determine how powerful democracy is. And that is how we finish the chapter. Finishing dance. Hello everyone, this is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। So guys, welcome to today's class 9 session, जहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं आपका चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं दे चुकी हूँ L1 और L2 सेशंस में, बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है। नहीं देखा है, देखना तो पड़ेगा ही, नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लेना। एंड आज हम लोग करने वाले हैं NCERT क्वेश्चंस। सारे जो आपके इमेजेस है बुक के, जो अंदर बुक के एक्सरसाइजेस आपको दी गई है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल वाले ना कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, राइट। तो इतना अच्छी तरीके से हम चैप्टर करने वाले हैं कि आप टॉप करोगे, अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे, टॉप करोगे अपनी क्लास में, राइट। तो आपको बोलना है कि मैं इसलिए टॉप किया हूं बिकॉज क्लास 9 एंड 10 SST मतलब सुरभि मैम, समझे, ये याद हो जाना चाहिए सबको, राइट। एंड वी आर गोइंग टू हैव अ मेंटी टुडे। तो जो बच्चे वीक क्विज से परेशान थे, थोड़ी परमिशन ले ली मैंने। मेंटी में बस एक प्रॉब्लम है कि सिर्फ 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम पहला मेंटी करेंगे सेशन के शुरुआत में और दूसरा मेंटी करेंगे सेशन के एंड में, राइट। सो देयर गोइंग टू बी 2 mentees. I hope all of you are ready.
इसी बात से जल्दी से वीडियो को थम्स अप हो जाए, अगर अभी तक थम्स अप नहीं किया है तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि एज आई सेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस का अच्छी तरीके से हम सोल्यूशन करेंगे। स्पेशली आई वुड से जब सिविक्स की बात आती है ना, तो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं है, बहुत इनडायरेक्ट है, बहुत घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको समझने की, उस टाइप की इंग्लिश को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। स्पेशली क्योंकि आप आए हो क्लास 8 से, जहां पर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे। क्लास 9 उतना ही टफ लगने लगता है, स्पेशली एसएसटी, है ना। तो हम प्रॉपरली समझेंगे कि क्वेश्चन को हमें आंसर कैसे करना है, सो दैट वी गेट फुल मार्क्स। एंड इसीलिए डू नॉट ऑल्सो फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ वेदांतु 9th and 10th। चलो पहले हम लोग करने वाले हैं पिक्चर बेस्ड एक्सप्लेनेशन। व्हाई आर पिक्चर्स इंपॉर्टेंट? वन, जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना, चाहे वो क्लास 9 में हो, चाहे आप लोग क्लास 10 में आओ, फॉर दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आप पिक्चर्स जो आपकी बुक में है उसको अच्छी तरीके से समझो। याद रखना कि हो सकता है कि आपका स्कूल बहुत इजी हो, है ना, आपके स्कूल में देते ही ना हो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, फिर भी पिक्चर्स का एनालिसिस अभी से करना सीख जाओ, जिससे जब आप क्लास 10 में आओ तो आपको मुश्किल ना हो। एंड वन डे व्हेन यू गिव यूपीएससी, व्हेन यू गिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन हो गए, तो अभी से इनको समझना, एनालिटिकल अपना दिमाग बनाना शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हम एक और चीज करने वाले हैं, दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो आपकी चैप्टर में बीच में क्वेश्चन पूछता है ना वो बच्चे ऐसे खड़े होके, ओ आई एम थिंकिंग ब्ला 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 ब्ला, वो वाले क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं, क्योंकि एज आई सेड चैप्टर को बिल्कुल चूस लेना है, बिल्कुल निचोड़ डालना है, आदत बनानी है इस बात की कि जब हम चैप्टर पढ़े तो कोई शॉर्टकट ना ले, ठीक है। यस बेटा, आएगा नोट्स वाला आएगा, गिव मी सम टाइम अभी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पढ़ नहीं रहे ना, तो अभी थोड़ा डिले किया है, ठीक है। वेयर इज नबमिता मैम? शी इज इन वेदांतु टीचिंग क्लास 11 and 12 जेई। चलो शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर एक इमेज दी गई है, डेमोक्रेसी लिखा गया है। कुछ लोग जो है इसको मतलब उठा रहे हैं, ये इराक की फोटो है, ठीक है, इराक कंट्री है बाय द वे, है ना, तो इराक कंट्री है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो यूएस के सोल्जर्स है वो लोग डेमोक्रेसी का एक मतलब बोर्ड उठा रहे हैं। तो इस पिक्चर से क्या दर्शाया जा रहा है? एनीवन वांट्स टू टेक अ गेस? सबसे पहले तो आपने ये वाला देखा होगा जब आप रोड साइड पे चलते हो, दिस इज द सिंबल फॉर मैकडोनल्ड्स। अब जब आप मैकडोनल्ड्स को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? बर्गर के अलावा, कोल्ड ड्रिंक के अलावा क्या आता है? मैकडोनल्ड्स जब आता है तो आपके दिमाग में आता है अमेरिका, है ना, यूएसए, क्योंकि मैकडोनल्ड्स इज अ यूएसए कंपनी। तो यहाँ पर ये जिसने इमेज बनाई है वो ये बताना चाह रहा है कि इराक में लोकतंत्र आया तो है, बट वो यूएसए खड़ा कर रहा है। वहां लोगों के स्ट्रगल से डेमोक्रेसी नहीं आई है, वहां किसके वजह से डेमोक्रेसी आई है? क्योंकि जो फॉरेन पावर्स है, जो यूएसए के पावर्स है, उन्होंने इराक में घुस के अपने मनपसंद लीडर का इलेक्शन करा के उस डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया है। क्लियर? ये दिखाने की कोशिश की है। मैम क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड? हाँ बेटा, सबका कराएंगे, चिंता मत करो, सब होगा धीरे धीरे, अभी आप साथ साथ बस पढ़ते रहो, ठीक है। अच्छा, एक और इमेज है, ये सीरिया लिखा है, यहाँ डेमोक्रेसी की एक लेडी खड़ी है ना, ऊपर डेमोक्रेसी है, हाथ में तराजू है जस्टिस का, और वो घुसना चाहती है सीरिया कंट्री में। तो उनसे बोला जा रहा है कि आप एंट्री तभी कर सकते हो अगर आप ये फॉर्म भरोगे एंड यू विल बिकम अ मेंबर ऑफ अल बाआथ पार्टी। मतलब एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि अगर डेमोक्रेसी को भी सीरिया की एंट्री चाहिए पॉलिटिक्स में तो उसको इस पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा। तो ऑब्वियस लाइक क्वेश्चन है, डू यू थिंक दिस कार्टून अप्लाइज टू चाइना और मेक्सिको? अब याद है चाइना और मेक्सिको की हमने कहानी पढ़ी थी जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। तो चाइना में हमने देखा था कि कैसे वहां पर डेमोक्रेसी है, वहां इलेक्शंस होते हैं, लेकिन किसी को भी इलेक्शन में खड़ा होने से पहले कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना की, उसका मेंबर होना पड़ेगा। तो एक तरीके से पूरा ढोगलापन है ना, है ना, कि आपको एक ही पार्टी का मेंबर होना पड़ेगा, तभी आप जो हो इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। तो एक तरीके से यही है कि डेमोक्रेसी को एंट्री के लिए इस पार्टी का मेंबर होना पड़ेगा। मेक्सिको का भी हमने स्टोरी पढ़ा था, हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे कि कैसे मेक्सिको में पीआरआई करके एक पार्टी है जो बार बार जीतती है। इसीलिए जीतती है क्योंकि वो डर्टी पॉलिटिक्स खेलती है ना। तो ये भी एक तरीके से दिखा रहा है इमेज कि हाँ भाई, मेक्सिको में भी डेमोक्रेसी ठीक से एस्टैब्लिश्ड नहीं है, राइट।
अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी नाम की ये जो औरत है, इन्होंने ये पत्तियों का क्राउन क्यों पहना है? वाई इज शी वेयरिंग अ क्राउन ऑफ लीव्स? नाउ गाइस, अगर आपने ओलंपिक्स का सिंबल देखा है, ऐसा कुछ होता है ना ओलंपिक्स का सिंबल, तो ये जो सर्किल है ये क्या है? ये यही है, लीव्स का सर्किल है, क्योंकि लीव्स का जो सर्किल है इट सिंबलाइजेस विक्ट्री, है ना। तो यहाँ दिखा रखा है कि डेमोक्रेसी जो है बहुत सारे देशों में उन्होंने विक्ट्री पाली है, लोकतंत्र एस्टैब्लिश हो गया है, बट बहुत देशों में उनको एंट्री भी नहीं मिलती। क्लियर? यस बेटा, वी विल हैव अनदर मेंटी। इज अमृतसर गोइंग टू अनदर चैनल? गाइज देखो, अमृतसर ने हमें तो नहीं बताया, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज एट अ वेरी एक होता है ना प्रेशियस पोजिशन, जहां पर ही विल ऑल्सो रिवील हिज प्लान्स व्हेन ही ज्वाइंस, बट वो जहां जाएंगे ऊंचाइयों पे ही जाइए, है ना, तो बेस्ट ऑफ लक ही कह सकते हैं हम उनको। ठीक है, चलो एक और। गाइस समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है। इकोनॉमिक्स इसके बाद होगा, अगले सेशन में विलेज ऑफ पालमपुर होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने इमेज है, यहां पर बंदूक है और अंदर डेमोक्रेसी का बैलेट है। बैलेट मतलब यहां पर लोग वोट देते हैं। तो एक तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि आप जब वोट देने जा रहे हो तो बंदूक की नोक पे आपको वोट देना है। अब बंदूक की नोक में मैं आपको कहूंगी अब वोट कर सुरभि मैम को, तो ऑब्वियसली आप सुरभि मैम को ही वोट करोगे। आप ये तो नहीं कहोगे अब बंदूक मार, मैं तो मतलब एक कार्टून कैरेक्टर हूं, ये तो नहीं कहोगे ना। तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि फोर्सफुली आपको वोट कराया जा रहा है। तो इलेक्शंस हो रहे हैं, बट इट इज नॉट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो क्वेश्चन है आपकी बुक में, डू यू थिंक इट अप्लाइज टू द पाकिस्तानी सिचुएशन? तो आप कहोगे हाँ, पाकिस्तान में भी जब आर्मी रूल आया था, याद है परवेज मुशर्रफ आए थे, कुछ याद आ रहा है? तो उन्होंने रेफरेंडम कराया था, जहां पर उन्होंने लोगों से लिखवाया था यस या नो, शुड आई बी प्रेसिडेंट फॉर 5 years? तो लोगों ने यस लिखा था। बट यस क्यों लिखा था? क्योंकि बंदूक की नोक पे उनसे यस लिखवाया गया था। तो दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक, है ना, है ना। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डज दिस हैपन समटाइम्स इन आवर कंट्री एज वेल? आप बताओ, डू यू थिंक कि हमारा देश जो दुनिया का शायद सबसे पॉपुलेशन वाला कंट्री है जिसमें डेमोक्रेसी है, क्या हमारे यहाँ भी कुछ कुछ एरियाज में इस तरीके से वोट कराया जाता है? नहीं? हाँ, आपको नहीं पता? सोचना, कमेंट सेक्शन में बताना, राइट। नॉट टू अ लार्ज स्केल, बट डू यू थिंक कुछ कुछ एरियाज में लोगों को फोर्स किया जाता है ना। मैं टीचिंग से सीधा पॉलिटिक्स में कूद जाऊं। आई गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। कभी कभी फोर्स पता है अलग सेंस में आता है। तो जो मेरी मेड है वो अपने गांव में जा रही थी, कह रही थी इलेक्शन से मुझे वोट देने जाना है। तो मैंने इंटरेस्ट में पूछा किसको वोट दोगे, बीजेपी, कांग्रेस, कौन है, मतलब या लोकल रीजनल पार्टी। तो मुझे बोलती है कि वहाँ हमारा जो जमींदार है, मतलब उसकी लैंड नहीं है, वो जमींदार की लैंड है, उसका भाई वगैरह वहाँ काम करता है। तो बोल रही थी वो जमींदार हमको बता देता है किसको वोट देना है, हम उसी को वोट कर सकते हैं। तो वो भी एक तरीके से फोर्स है ना, मतलब। तो एनीवेज मूविंग ऑन। तो गाइज यहाँ पर मनी बैग्स है, मतलब पैसों के बैग्स है, उससे यहाँ पर एक डेमोक्रेसी बनाई जा रही है। तो व्हाट डू यू थिंक दिस शोज? मस्क्यूलर पावर, यस सिद्धांत। तो यहाँ मनी बैग्स है, उससे डेमोक्रेसी का पुतला बनाया है। दिस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एज बिल्डिंग डेमोक्रेसी करके टाइटल्ड था। What do the money bag signify here? मनी पावर एक तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि बेटा लोकतंत्र में आज अगर कोई बोले कि सुरभि मैम आप इतने अमेजिंग और इंटेलिजेंट हो, आप हमेशा लोगों के हित के बारे में सोचते हो, थैंक यू, तो आप क्यों नहीं खड़े होते हो इलेक्शन में? क्योंकि सच बात ये है कि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं खड़े होते। क्योंकि यार इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन लड़ने के लिए, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए यू नीड मनी। तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है। फिर जो सरकार है जो वोटिंग कराती है ना, वो वोटिंग जो डेमोक्रेसी है, जो सबका पोलिंग बूथ बनाती है, लोग बैठ के आपका वोट लेते हैं, वो भी फ्री में नहीं होता, उसमें भी पैसा लगता है। तो एक तरीके से सोचा जाए कि लोकतंत्र को एस्टैब्लिश कर, किसी भी कंट्री में हर 5 साल हमारे इलेक्शंस होते हैं यार, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। आपको पता है सरकार का कितना खर्चा होता है इसमें, राइट। तो डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश रखने में बहुत ज्यादा पैसा जो है खर्च होता है, ठीक है।
Can this cartoon be applied to India? आप कह सकते हो yes, because in India also we spend a lot of money. चाहे आपको इलेक्शंस लड़ना हो उसके लिए भी पैसा चाहिए और डेमोक्रेसी के लिए भी पैसा चाहिए. Clear? Yes? It's a Hindi channel बेटा, नहीं तो I could have explained in English. ओके चलो गाइस, एक और इमेज है यहाँ पर. यहाँ है आपका सद्दाम हुसैन, है ना, ही इज इन जेल एंड सद्दाम, लोग बाहर कह रहे हैं फाइनली डेमोक्रेसी आ गई हमारे देश में, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू. और सद्दाम हुसैन अंदर जेल में कह रहा है कि आई लाइक्ड इट बेटर व्हेन आई वाज द 1 मैन एंड 1 वोट, मतलब व्हेन ही वाज द 1 पर्सन हु वाज टेकिंग डिसीजंस फॉर द एंटायर कंट्री. कह रहे हैं वो दिन क्या थे जब मैं मस्त राजा था. तो यहाँ पर एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि इराक में डेमोक्रेसी जो है एस्टैब्लिश हो गई है, लोग बहुत ज्यादा खुश है, फाइनली डिसीजन मेकिंग पावर जो है लोगों के हाथ में आ गई है. इट्स कम इन द हैंड्स ऑफ द पीपल. अब क्वेश्चन है, कंपेयर द मैसेज ऑफ दिस कार्टून विद द फर्स्ट कार्टून ऑफ द चैप्टर. तो यहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की जा रही थी बाय फॉरेन पावर्स, यहाँ पर इस इमेज में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो गई है एंड फाइनली जो डिसीजन मेकिंग पावर है इट इज इन दी हैंड्स ऑफ द पीपल. क्लियर? यस, समझ आ गया? इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो. यू विल गेट द पीडीएफ टुडे इन द टेलीग्राम चैनल. ऑलराइट गाइस, पता है पीडीएफ जितना भी ले लो, अगर आप सेशंस में आओ ना, मैं कितना ही टाइम मांगती हूँ, मैक्सिमम आधा घंटा 45 मिनट्स मांगती हूँ. दैट इज इट. एसएसटी विल बी डन, चिंता मत करो. ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, यहाँ लिखा है याहू, गूगल, सिस्को. ये उस टाइम का फोटो है जब चाइना ने याहू और गूगल, सिस्को ये सब कंपनीज को बैन कर दिया था, बोल के कि ये जो वेबसाइट्स है ये कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जो हम अपने सिटीजन्स को दिखाना नहीं चाहते. तो ये पिक्चर एक स्टूडेंट ने बनाई थी, जहां पर यहाँ आपको दिख रहा है एक स्टूडेंट खड़ा है इन टैंक्स के सामने. तो ये आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा आपकी बुक में है तो समझ लेते हैं कि ये थोड़ी चाइनीज हिस्ट्री दिखा रहा है. क्या हिस्ट्री दिखा रहा है? क्या इतना बेकार कौन पढ़ाता है? अभिषेक सर आ गए, आप पढ़ा दो. अच्छा अच्छा पढ़ाओ. Chinese government blocked the free flow of everything. You understood? Of what? लिखा हुआ ना, free flow of information on the internet. उस पर इंटरनेट होता था क्या? उस समय क्या होता है? अभी रिसेंटली, मतलब 10 साल की बात है. वो पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट था ना इसलिए. हाँ, ये आप हो क्या? हाँ, ये मैं हूँ. तो मैं स्टूडेंट हूँ और मैं इसके सामने खड़ी हूँ. ये दर्शा रहा है कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक लिबरल, एक फ्री आदमी जो है चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा था, तो उसको चाइनीज सरकार ने छुपा के मार दिया था. तो उसके अगेंस्ट स्टूडेंट ने जब प्रोटेस्ट किया था तो ऐसे ही टैंक्स लाए गए थे और खुलेआम उनको, स्टूडेंट्स को का मैसेकर कर दिया था. अब ये कहना चाहते हैं ना कि आप स्टूडेंट हो, मैं वो चाइनीज गवर्नमेंट. हाँ, समझ गया. अरे सर तो होशियार है ना, सर तो होशियार है. तो एनीवेज गाइस, ये वाला इट्स मोर ऑफ थिंकिंग, एग्जाम में नहीं आएगा, बट पता नहीं फिर क्यों पढ़ाते. पर समझने के लिए ना मजा आएगा ना, आपको समझोगे तो. चलो सर, कल के क्विज में आ जाओ. ठीक है. हाँ बेटा, खुद की नोट्स बनाना जरूरी है, बट डोंट मतलब मेक लॉन्ग एसएसटी नोट्स. एसएसटी नोट्स पे एक सेशन आएगा, मुझे थोड़ा टाइम दो गाइस. आई एम टेलिंग यू द सेशंस दैट आर गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अलग ही लेवल होंगे. ठीक है, चलो ये है आपका अच्छा क्वेश्चन. दिस कैन कम इन द एग्जाम एज अ सेपरेट, लाइक अलग टाइप से पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुनना. यहाँ 5 आपको एग्जाम्पल्स दिए गए और आपको उन्हें कनेक्ट करना है विद अ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. ठीक है, देखते हैं आप में से कितने बच्चे ये कर सकते हैं. अगर आप ये कर पाए तो आप जीनियस हो, क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट टाइम में गलत कर रही थी. ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरी तरह एवरेज हो. चलो, King of Bhutan has declared that in the future he will be guided by the advice given to him by elected representatives. भूटान के राजा ने ये डिसाइड किया कि फ्यूचर में मुझको जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों ने जिनको चुना है, वो गाइड करेंगे. तो ये किस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को दिखाता है? बता दो. रूल ऑफ लॉ, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, 1 person 1 vote 1 value, free and fair electoral competition, या major decision by elected leaders. C 3 5.
गाइज एक्चुअली द आंसर इज मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब से मैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो लोगों के चुने हुए लीडर्स है, उनकी बात सुन के अपना डिसीजन लूंगा, है ना। तो क्या दिखा रहा है ये, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। किन बच्चों ने 5 बोला, जीनियस। जो बच्चों ने 3 बोला, मेरी तरह एवरेज। चलो दूसरा, many Tamil workers who migrated from India were not given a right to vote in Sri Lanka. बहुत सारे इंडियन वर्कर्स जब श्रीलंका गए तो उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले। इसमें कौन सा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल लागू नहीं होता? Respect for rights. Are you sure? We are talking about voting. We are talking about voting, guys. Come on. Yes, सिद्धांत, आप सही हो. Yes, रिचा. Answer is 3. 1 person 1 vote 1 वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल श्रीलंकन है उनको 1 वोट और 1 वैल्यू मिल रहा है, बट इंडियंस को 1 वोट और 1 वैल्यू नहीं मिल रहा। ठीक है, 1 वोट और 1 वैल्यू नहीं मिल रहा, तो दिस इज मोर एप्रोप्रिएट। ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स क्यों नहीं हो सकता मैम? वोटिंग राइट्स जो है इनकी खत्म हो रही हो सकता है, बट दिस इज मच बेटर, मतलब ये और ज्यादा क्लोज है। ठीक है। थर्ड, The king imposed a ban on political gatherings, demonstration and rallies. जो राजा है उन्होंने अपने अगेंस्ट जो क्रिटिसिज्म थी, रैली थी, उस पर बैन लगा दिया। यहां पर किस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को तोड़ा जा रहा है? अब बता दो। रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, यहां पर आप बोल सकते हो रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, है ना। जो लोगों का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको एक तरीके से राजा साहब जो है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। गाइस देखो, ये वाला टफ क्वेश्चन है। टफ मतलब आई वुड से अगर आपका स्कूल अच्छा क्वालिटी का स्कूल है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, है ना। यूजुअली स्कूल होते नहीं, स्कूल ना अनफॉर्चुनेटली बिजनेस बन गए, तो सारे स्कूल चाहते हैं बच्चे बस पास हो जाए, चाहे बिना पढ़े लिखे हो जाए। बट अगर आप ऐसे क्वेश्चन करो, यू नो, बार बार करो, गाइस टफ है बट करो, समझो, तो मैं बता रही हूँ यू विल बी रेडी और प्रिपेयरिंग योरसेल्फ राइट नाउ फॉर यूपीएससी टाइप ऑफ एग्जाम्स, है ना। फोर्थ, the Indian Supreme Court held that the dissolution of Bihar Assembly was unconstitutional. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो बिहार में इलेक्शंस हुए वो संविधान के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है? यस, वेरी गुड। किसने बोला? नीशू, गेस। यहां पर बात हो रही है रूल ऑफ लॉ की। क्यों हो रही है रूल ऑफ लॉ के बारे में बात? क्योंकि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, हाँ, रूल ऑफ लॉ की, क्योंकि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात हो रही है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शंस जो है गलत थे। अब कुछ बच्चे 4 भी बोलेंगे, बट 4 क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग 5th पॉइंट पे आते हैं। कभी कभी आप 4 पे लिख दो, पर 5th पॉइंट थोड़ा उससे ज्यादा मैच करेगा। Political parties in Bangladesh have agreed that a neutral government should rule the country at the time of elections. मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ने बांग्लादेश में एग्री किया कि जब इलेक्शन होता है तो तब किसी न्यूट्रल पार्टी जो इलेक्शन नहीं लड़ रहा उसको जो है सरकार चलानी चाहिए। तो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। क्लियर? यस। मुश्किल था? कौन कौन जीनियस था? बताओ 5 में से कितने नंबर है? कमेंट सेक्शन में भी बताना। फ्रैंकली आई विल टेल यू माय मार्क्स, आई गॉट 2 out of 5। पहले मैं कंफ्यूज थी, मैं खुद कंफ्यूज थी गाइस, लाइक ये क्वेश्चन है क्या, क्योंकि आपको पता है कि इस चैप्टर को मैं पहली बार यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा चलो, फिर मैंने वापस से सोचा तब मुझे सही आए। तो लेट अस नो कि 5 में से 5 आए तो बेटा आप तो टॉप करोगे, है ना। मतलब मैं क्या ही बोलूं, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर एक डिक्टेटर दिखाया गया है और वो अपने जैकेट के अंदर देख रहे हैं, तो उनको यहाँ पर एक स्केलेटल दिखाया जाता है। तो इस पिक्चर का टाइटल है द हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप का हिडन साइड। तो पहला क्वेश्चन है विच हिडन साइड्स डज दिस कार्टून डिपिक्ट। तो क्या जवाब दोगे आप कि ये कार्टून कौन सी छुपी हुई चीज दिखा रहा है? जब हम बोलते हैं कि जर्मनी का हिटलर था, इटली का मसोलिनी था, नॉर्थ कोरिया का किंग जोंग अन था, भूतिया डिक्टेटर। हाँ बेटा, मैं ईमेल रिप्लाई करती हूँ, आई ट्राई माय बेस्ट।
अभी आई थिंक रिसेंटली किसी ने डाला था, वो नहीं कर पाई थी, बट नॉर्मली मैं करती हूँ। मिसयूज ऑफ पावर, हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप, कि कोई भी आदमी जब जबरदस्ती पावर अपने हाथ में लेता है ना, तो वो लोगों की लाशों पे चल के लेता है। बोलना अजीब लगेगा बट ये सच है। अगर आपने जबरदस्ती पावर ली है पूरी देश की, तो लोग मरे हैं, पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ यू, तो दैट इज अ हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप। हाँ, किम जोंग यन, थैंक यू। इज इट नेसेसरी फॉर एवरी डिक्टेटर टू हैव अ हिडन साइड? आप बताओ, क्या कोई ऐसा डिक्टेटर हो सकता है जिसका हिडन साइड ना हो सकता है थियोरेटिकली। बोलते हैं सिंगापुर में एक डिक्टेटर था जिसने सिंगापुर को उस हाइट तक ले गया, उसने हमेशा लोगों के हित में काम किया। पर मुझे लगता है ना कि अगर कोई भी देश डिक्टेटरशिप के अंडर है, हमेशा कुछ उसका हिडन साइड तो होता ही होगा, ये मुझे ऐसा लगता है। बेटा 10th स्टैंडर्ड का सेशन आज 7 बजे है, जहां लाइव सेशन होने वाला है, ठीक है। चलो एक और कार्टून है, कार्टून ही नहीं खत्म हो रहे, क्वेश्चंस पे कब आएंगे। तो यहाँ ऊपर जो है इमेजेस है आपके सारे प्राइम मिनिस्टर्स की, इंडिपेंडेंट इंडिया की। ये कॉमन मैन है ना। टीवी से आवाज आ रही है कि 50 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस को, अब हम देश से गरीबी हटाएंगे, अब हम लोग सेक्युलरिज्म लाएंगे, देश को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, और ये कॉमन मैन सो रहा है। आप में से कितने बच्चे सोते हैं यार ये वापस से शुरू हो गया वही चीज? तो क्वेश्चन है, डू मेनी कॉमन पीपल फील द सेम वे एज द कॉमन मैन डज इन दिस कार्टून? क्या बोलोगे? डू यू थिंक? यस, आप कहोगे कि लॉट्स ऑफ कॉमन पीपल थिंक कि सरकार वही प्रॉमिसेस कर रही है जो पिछले 50 साल से, और अगले 50 साल तक वही प्रॉमिस करती रहेगी कि हम देश से गरीबी हटाएंगे। बट हटेगी कब? तो आपको बोरिंग लगने लगता है, आप कनेक्ट नहीं कर पाते सरकार से, है ना। तो मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल प्रोबेबली फील द सेम वे, ठीक है। अब ये बच्चा पूछ रहा है, इन माई विलेज द ग्राम सभा नेवर मीट्स, इज दैट डेमोक्रेटिक? ग्राम सभा क्या है? जब हमने ये चैप्टर पढ़ा तो हमने पढ़ा कि विलेज लेवल पे जो भी मेंबर्स है विलेज के जो भी 18 साल के ऊपर है, उनको हम ग्राम सभा बोलते हैं। तो वो रेगुलरली मीट नहीं करते, तो ऑब्वियसली अनडेमोक्रेटिक है। किसी भी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन जो है सिटीजन करते हैं, और अगर सिटीजन ही नहीं पार्ट लेते हैं डेमोक्रेसी में, तो वो अनडेमोक्रेटिक है, तो वो हमारे डेमोक्रेसी को कभी स्ट्रांग नहीं करेगी, ठीक है। What would happen if India was not a democracy? आपको क्या लगता है, अगर आज हम लोकतंत्र नहीं होते तो क्या हम एक यूनाइटेड कंट्री रहते? क्यों नहीं रहते? हाय राम हिमेश, ऐसी बातें ना करो, एजुकेशनल चैनल है। हम इसीलिए नहीं रहते क्योंकि एज अ कंट्री हम इतने ज्यादा डिविजन्स है हमारे में ना, हम इतने लैंग्वेजेस के, इतने रिलीजन है हमारे देश में। तो अगर डेमोक्रेसी नहीं होता तो हम आपस में लड़ते रहते, एक दूसरे का सिर फोड़ लेते, राइट। तो इसीलिए मतलब इट वाज इंपॉर्टेंट दैट वी रिमेन द डेमोक्रेसी, क्योंकि लोकतंत्र ही एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी लड़ाई होती है तो उसका पीसफुल रेजोल्यूशन होता है ना। नहीं तो अगर हम एक डेमोक्रेसी नहीं होते तो शायद सिविल वॉर हो जाती है हमारे देश में, हम अखंड भारत नहीं खंडित भारत होते, राइट। चलो नाउ वी आर टू द बुक क्वेश्चंस। नाउ गाइस आई वांट यू टू टेक अ स्कोर राइट नाउ। पहली बात तो मैं बता दूं कि जो बच्चे इस वीडियो से के शुरू से एंड तक होंगे, उन बच्चों का मैं गारंटी लेती हूँ दैट यू गाइस आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन योर एग्जाम्स। क्योंकि जो शुरू के क्वेश्चंस थे ना, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, मुझे पता था कि मैंने शुरू में रखे, आधे बच्चे भाग जाएंगे डर के मारे, फिर भी मैंने उन्हें रखा क्योंकि करना तो आपको है ही, रोते पढ़ते करो पर करना तो है ही, तो आज ही क्यों ना सही करो, है ना। व्हाई शुड आई वेट फॉर द एग्जाम्स टू डू दोस क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम करने वाले हैं किताब के पीछे वाले क्वेश्चंस। आर यू गाइस रेडी? यस। चलो क्वेश्चन है, हियर आर सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज। हाँ, based on this information, how would you classify each of these countries? Democratic, non-democratic, undemocratic या not sure, ठीक है। तो पहला कंट्री कह रहा है people who do not accept the country's official religion do not have a right to vote। पहला कंट्री में रूल है कि अगर आपने ऑफिशियल रिलीजन फॉलो नहीं किया तो आपको राइट टू वोट जो है वो नहीं मिलेगा। डू यू थिंक दिस इज डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक या नॉट श्योर? जल्दी से आंसर बता दो। यस, इट इज अनडेमोक्रेटिक। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन,
The same party has been winning elections for the last 20 years. पिछले 20 साल से एक ही पार्टी है जो बार बार इलेक्शन जीत रही है. What is this? Good evening मानसी, आंसर दे दो. डेमोक्रेटिक, नॉट श्योर, मतलब डिपेंड करता है. यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन. क्यों जीत रही है एक ही पार्टी? हो सकता है कि लोगों को वो पार्टी बहुत पसंद है, हो सकता है कि वो पार्टी डर्टी पॉलिटिक्स खेल रही है, बट यू आर नॉट श्योर, है ना. रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शंस. क्या ये डेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है? जो अभी पार्टी रूल कर रही है पिछले 3 इलेक्शंस में वो हार गई थी. दैट इज, आई एम प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स. डेमोक्रेटिक, बिल्कुल सही बात. देयर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. कोई भी इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है ही नहीं उस देश में. इलेक्शन कमीशन वो होता है जो इलेक्शन करवाता है देश में. ये डेमोक्रेटिक है, दिस इज अनडेमोक्रेटिक. वेरी गुड. अब आपको समझ आ गया डेमोक्रेसी का मतलब. जाओ बल्ले बल्ले करो, है ना. अगला क्वेश्चन, यहां पर भी वैसा ही है. डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक, नॉट श्योर आपको बताना है. The parliament cannot pass a law about the army without the consent of the chief of army. पार्लियामेंट जो है आर्मी के ऊपर लॉ पास नहीं कर सकती जब तक उसको चीफ ऑफ आर्मी का अप्रूवल नहीं मिल जाता. यस, दिस इज अनडेमोक्रेटिक. गुड. क्योंकि पार्लियामेंट तो लोगों ने चुना है, पर चीफ ऑफ आर्मी लोगों ने नहीं चुना. और डेमोक्रेसी का एक फीचर क्या था कि अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन है इट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना. याद आ रहा है कुछ? द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर ऑफ जुडिशियरी. टफ क्वेश्चन. दिस डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक? पार्लियामेंट जो है इट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर ऑफ जुडिशियरी. इट इज डेमोक्रेटिक. क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर, जहां या फिर सेपरेशन ऑफ पावर, है ना. जहां पर हम लोग बोलते हैं कि तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की पावर अलग है. पार्लियामेंट जुडिशरी की पावर रिड्यूस नहीं कर सकती, है ना. the country's leaders cannot sign any treaty with another country without taking permission from its neighboring country. इंडिया चाइना के साथ तभी डील साइन कर सकते हैं अगर उसको पाकिस्तान का अप्रूवल मिलता है. क्या ये डेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है? ऑब्वियसली अनडेमोक्रेटिक है ना. हम क्यों ले पाकिस्तान की परमिशन? भाड़ में जाए वो. अनडेमोक्रेटिक. All the major economic decisions about the country are taken by the officials of the central bank, which the ministers cannot change. ये तो आसान है. सारे जो मेजर डिसीजंस है वो बैंक के ऑफिशियल्स ले रहे हैं. अनडेमोक्रेटिक है ऑब्वियसली. ये आसान था. यू नो दिस वाज इजी, राइट. चलो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे. Which of these is not a good argument in favor of democracy और why? तो इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं बोलता? People feel free and equal in a democracy. Do you think this is in favor of democracy? Yes, है ना. मतलब ये सच बात है कि डेमोक्रेसी में लोग जो है उनकी डिग्निटी बढ़ती है, उनको समान फीलिंग होता है, खुश होते हैं वो. डेमोक्रेसी इज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर्स. ये भी सही है. यस. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत अच्छी तरह होता है लोकतंत्र में, है ना. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल. ये भी सही है. 3 चीज है. आपने क्या पढ़ा था? ट्रांसपेरेंट, और कौन सा वर्ड था डेमोक्रेसी के लिए? अकाउंटेबल, और एक और वर्ड जल्दी से बता दो. कौन बताएगा मुझे? आंसर है डी. डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरस देन अदर्स. ये सच नहीं है. डेमोक्रेसी एक बच्चा है जो इतना ही आपको गारंटी करता है कि मैं टॉप तो नहीं करूंगा पर मैं अपने दोस्तों से बेटर मार्क्स लाऊंगा. तो डेमोक्रेसी कह रहा है कि मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अच्छा दूंगा, आपको आई विल मेक श्योर कि जो लीडर्स है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बट मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि देश में प्रॉस्पेरिटी आएगी, है ना. D is wrong, guys. Legitimate. ठीक है. These are the terms you have to always remember when it comes to democracy. Transparent, accountable और legitimate. ठीक है.
बेटा मेंटी होगा इसके बाद, मेंटी होगा इसके बाद, ठीक है। Each of these statements contains a democratic and an undemocratic element. ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही सेंटेंस में एक पार्ट डेमोक्रेटिक है और एक पार्ट अनडेमोक्रेटिक है, तो आपको ये समझना है। तो मैं पहला आपको एग्जाम्पल दूंगी और आप दूसरा और तीसरा बताओगे मुझे चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में। A minister said that some laws have to be passed by the parliament. तो some laws have to be passed by the parliament, ये जो पार्ट है ये तो डेमोक्रेटिक है ना, दिस इज डेमोक्रेटिक कि भैया लॉज जो है वो पास कर रहा है। इन ऑर्डर टू कंफर्म टू द रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो पार्लियामेंट ऐसे लॉ पास कर रही है जो डेमोक्रेटिक है, बट इट इज पासिंग अकॉर्डिंग टू एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक, दिस इज अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। चलो अब आप ये वाला बताओ। द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपोलिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये वाला पार्ट क्या है, डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वापस से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन करना पड़ेगा। कम ऑन माय जीनियसेस। अमृतसर वाइज लेफ्ट सेशन हुआ तो अभी, यस दिस इज डेमोक्रेटिक, गुड। Where large scale rigging was reported, rigging मतलब जहां पर चीटिंग करके वोट्स किए जाते हैं। जैसे ना होता है कि आपका क्लास में हो गया इलेक्शन, फिर मैं चुपके से गई बैलेट लिया और मैंने सिर्फ सुरभि मैम के 10 और डाल दिए, तो उसको रिगिंग बोलते हैं। तो दिस इज ऑब्वियसली अनडेमोक्रेटिक, ये रिगिंग वाला पार्ट है ना। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज बारली रीच्ड 10%, ये डेमोक्रेटिक है अनडेमोक्रेटिक है कि जो वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन 10% तक भी नहीं पहुंचा हमारे पार्लियामेंट में, अनडेमोक्रेटिक है, दिस इज अनडेमोक्रेटिक, गुड। फिर अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिमांडेड 1/3 सीट्स फॉर वुमेन। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 1/3 सीट्स जो है औरतों के लिए रिजर्व्ड होने चाहिए, दिस इज डेमोक्रेटिक, ठीक है। 3 में से कितने बच्चों ने कितने सही जवाब दिए बता दो मुझे। गाइस हवाई अमृतसर वो 4 साल से पढ़ा रहे थे उनको आगे, अब आप 4 साल से मैं आपको 9th स्टैंडर्ड में रखूंगी तो आप खुश रहोगे? आप बताओ मुझे, खुश रहोगे? आप कहोगे यार मुझे और पढ़ना है, मुझे 10th पढ़ना है, मुझे 11th पढ़ना है, मुझे 12th पढ़ना है, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। वैसे अमृतसर ने सोचा है ना। 3 out of 3, great. Which of these is not a valid reason for arguing that there is a lesser possibility of famine in a democratic country? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये सब में से आर्ग्यूमेंट्स में, मतलब क्वेश्चन ये है कि एक लोकतंत्र देश में फैमिन मतलब शॉर्टेज ऑफ फूड की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्यों? ऐसा क्यों है कि पॉसिबिलिटी कम है? इनमें से कौन सा वैलिड रीजन नहीं है? Opposition parties can draw attention to hunger and starvation. This is right. क्योंकि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी होती है, क्योंकि वो सरकार को बोलती है कि भाई सुन ले यहाँ लोग मर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में फैमिन नहीं होगा, है ना। फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फैमिन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि डेमोक्रेसी में फ्री प्रेस होती है, इंडिपेंडेंट प्रेस होती है। प्रेस मतलब आयरन वाला प्रेस नहीं, न्यूज चैनल, तो वो सरकार को बता सकती है भाई लोग यहाँ मर रहे हैं, इनके बारे में कुछ करो। तो हो सकता है कि डेमोक्रेसी में ये इशू कभी आए ना। गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, ये भी सही बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार को लगेगा कि अगर हमने आज लोगों की मदद नहीं की तो कल हम ताकत पे, पावर पे नहीं होंगे, इसीलिए भी सरकार जो है लोगों की मदद करते हैं, है ना। पीपल आर फ्री टू बिलीव एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, बट इसका एक आर्ग्यूमेंट नहीं है। रिलीजन का और फैमिन, शॉर्टेज ऑफ फूड का कोई रिलेशन नहीं है। कितने बच्चों ने डी आंसर करा था? डी ऑप्शन इज रॉन्ग। हाउ मेनी ऑफ यू गेव द करेक्ट आंसर? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक मैम ये क्वेश्चन क्या था, समझ ही नहीं आया। मैम मेरा नाम ले लो। ओके आनंद, ले लिया। बड़ा आनंद आ रहा है चाहिए वाला सेशन लेके, ठीक है। अमृतसर की जगह कौन आएगा ये तो हमें भी नहीं पता है गाइस, ये अभिषेक सर को ही पता है, उनसे पूछना। There are 40 villages in a district where the government has made no provision for drinking water. 40 ऐसे गांव है जहां पर पीने का पानी नहीं है।
These villagers met, ये सब विलेजर्स मिले और उन्होंने कहा कि कैसे हम सरकार से पानी का इंतजाम करा सकते हैं। तो which of the following is not a democratic method? तो एक आदमी ने बोला कि क्यों ना हम कोर्ट में केस फाइल करें कि पानी शुड बी अ राइट टू लाइफ। राइट टू वाटर इज अ राइट टू लाइफ। हाँ, ये डेमोक्रेटिक है, जरूर करना चाहिए गांव वालों को, है ना, इट इज डेमोक्रेटिक, राइट। दूसरा, बॉयकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन टू गिव अ मैसेज टू ऑल पार्टीज। एक ने बोला कि क्यों ना हम अगले इलेक्शन में वोट ही ना दे, इससे सारे पार्टीज को पता चलेगा हमारी क्या पीड़ा है। इज दिस डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक? आप लोग सही आंसर ही बोल रहे हो। यस, दिस इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक। ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये भी डेमोक्रेटिक है, ये भी सही चीज है। अब एक इंसान ने बोला, एक होता है ना ऐसा इंसान कि क्यों ना हम पैसा खिला दे सरकारी ऑफिसर्स को, तब मस्त हमारे पास पानी आएगा। तो ये ऑल्दो क्या पता इससे पानी आ जाए, बट दिस इज एन अनडेमोक्रेटिक मेथड। ये एक सही मेथड नहीं है पानी लाने का। क्लियर? यस, सही दिया सबने जवाब। ऑलराइट, चलो आपकी बुक में काफी टफ क्वेश्चन है, मैं बता दूं, है ना। राइट अ रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो ये है एक इंसान जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बोल रहा है और आपको उसको ठीक करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई कह रहा है कि आर्मी जो है वो हमारे देश का सबसे डिसिप्लिन्ड और करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसीलिए आर्मी को ही किसी भी देश को रूल करना चाहिए। ये एक अनडेमोक्रेटिक स्टेटमेंट है। आप इसका क्या आर्ग्यूमेंट दोगे? सही बात है, आर्मी है हमारे देश की सबसे एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, करप्शन भी नहीं होता, तो उसी को रूल करना चाहिए। सही बोल रहा है ये इंसान, तो आप क्या बोलोगे? बता दो। आर्मी इज अलाउड टू रूल। आप कहोगे क्या करने दो आर्मी को रूल। हाँ, आप बोलोगे कि हाँ सही बात है कि आर्मी जो है एफिशिएंट है, लेकिन आर्मी, गाइस फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पे जाओ, आर्मी इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, आर्मी इज नॉट द चॉइस ऑफ द पीपल। और किसी भी देश को अच्छी तरीके से चलाने के लिए लीडर शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर शुड लाई इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, है ना, ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इसीलिए इवन तो सही बोल रहे हो कि आर्मी डिसिप्लिन है, पर वो हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा, rule of the majority means the rule of ignorant people. What we need is the rule of the wise even if they are in small number. ये भी अच्छा आर्ग्यूमेंट है। कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी में जो मेजॉरिटी है उनकी बात चलती है, बट मेजॉरिटी तो अनपढ़ और गंवार है, तो इसीलिए चाहे कम लोग हो उनको डिसाइड करना चाहिए दैट हु शुड रूल द कंट्री। तो इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट आप क्या बोलोगे? देयर इज नो फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है बेटा, ए पॉइंट का, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। गुड। सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ। देश की रक्षा कौन करेगा? ये भी अच्छा पॉइंट है कि आर्मी को देश की रक्षा के लिए बनाया गया है, तो वही करना चाहिए आर्मी को। कांट से, कम ऑन गाइस, से समथिंग। यहां मस्त डेमोक्रेसी पे तीर चल रही है, यू विल सपोर्ट। हाय राम, बच्चा ये सपोर्ट नहीं लिख सकते, 0 मार्क्स आएंगे। व्हाट विल यू से? यू विल से कि यस इट इज ट्रू, बट पहली बात तो आप ये बोल नहीं सकते कि डेमोक्रेसी में ओनली इंटेलिजेंट पीपल विल ऑलवेज मेक द करेक्ट डिसीजन। दैट इज नॉट ट्रू। और जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी में सब लोग अनवाइज है ना। डेमोक्रेसी इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट पीपल वोट फॉर देयर लीडर्स, और जब ज्यादा से ज्यादा लोग डिसीजन लेते हैं तो नॉर्मली वो अच्छा डिसीजन होता है, right? When people come together, consult, they find mistakes and make good decision. Good उल्मा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्शन में पार्ट लेना चाहिए। अब कोई कह रहा है, एक और इंसान ने आर्ग्यूमेंट दिया कि यार जब हमको स्पिरिचुअल नीड होती है तो हम रिलीजियस लीडर्स के पास जाते हैं, और ये जो रिलीजियस लीडर्स है इनको बहुत नॉलेज भी होती है, बहुत एनलाइटनमेंट होता है ना। मतलब जब आप देखते हो ना रिलीजियस लीडर्स को, तो दे शुड रन द कंट्री। क्या बोलोगे आप इसके लिए? डू यू थिंक आवर कंट्री शुड रन बाय रिलीजियस लीडर्स बिकॉज दे हैव सो मच नॉलेज? क्योंकि उन्हें पता होता है कि भैया भगवान हमसे क्या चाहते हैं।
क्या कहोगे? यस अगेन आप कहोगे नहीं ये सही नहीं होगा, क्योंकि एक रिलीजन अगर हमारे देश को रूल करने लगे तो उससे जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं होगा, वो रिलीजन बाकी रिलीजन को सप्रेस करने लगेगा, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। आवर कंट्री इज सेक्युलर, राइट? क्लियर? टफ था ना? चलो, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कीपिंग विद डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू? व्हाई? मतलब आप बताओ क्या ये डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है? तो पापा अपनी बेटी को बोल रहे हैं कि भैया आई डोंट वांट टू हियर योर ओपिनियन, हमारा परिवार में जो माँ बाप कहता है वही बच्चे को करना चाहिए। डू यू थिंक दिस इज डेमोक्रेटिक? यू लाइक मैम ये तो हमारा परिवार है। अनडेमोक्रेटिक, यस दिस इज अनडेमोक्रेटिक। क्या हो गया? नहीं, लाइव सेशन लाइव है बेटा। अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। टीचर टू स्टूडेंट्स, टीचर बोल रहा है अपने स्टूडेंट को कि बेटा डोंट डिस्टर्ब माय कंसंट्रेशन बाय आस्किंग क्वेश्चंस इन क्लासरूम। जैसे आप लोग मुझसे डाउट्स पूछ रहे हो, मैं कह रही हूँ डाउट्स पूछना अलाउड नहीं है, तो ये अनडेमोक्रेटिक है। आई होप वेरी गुड। एम्प्लॉय टू द ऑफिसर, तो एम्प्लॉय बोल रहा है अपने ऑफिसर को आर वर्किंग आवर्स मस्ट बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। अभी हम 20 घंटा काम कर रहे हैं, लॉ के हिसाब से 10 घंटा काम करना चाहिए, तो वो रिड्यूस हो जाना चाहिए। यस, ये डेमोक्रेटिक है, ये सही है। क्लियर? यस, टफ है, इजी है, कैसा लग रहा है? कुछ तो बता दो। मजा आ रहा है? लग रहा है यार क्या 8th स्टैंडर्ड इजी था, 9th में आ गए हो, सो बहुत बुरा हो गया, समझ नहीं आ रहा। हाँ, consider the following facts about a country and decide if you would call it a democracy. आपको ये फैक्ट्स दिए गए और आपको बताना है कि क्या ये कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं। All the citizens of the country have the right to vote. Elections are held regularly. Is it a democracy? फुल जोश? गुड। बेटा मुझे क्या पता कितने क्वेश्चन है, एनसीईआरटी खोलो अपनी। वीडियो को थम्स अप दे रहे हो ना सबके सब? डेमोक्रेटिक है, वेरी गुड। अगला, द कंट्री टुक लोन फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज। One of the conditions for giving loan was that the government would reduce its expenditure on education and health. मतलब इंडिया ने फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया, पर लोन के बदले में ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि तुमको हेल्थ और एजुकेशन पे अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। डू यू थिंक इट इज डेमोक्रेटिक? नो, इट इज नॉट डेमोक्रेटिक। व्हाई इज इट नॉट डेमोक्रेटिक? क्योंकि किसी भी देश को अपने सिटीजन्स के हित में डिसीजन लेना चाहिए, है ना कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कहने पे, राइट? थर्ड, पीपल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेजेस बट एजुकेशन इज अवेलेबल ओनली इन 1 लैंग्वेज, द लैंग्वेज स्पोकन बाय 52% ऑफ द कंट्री। क्या बोलोगे आप? इज दिस डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक? इट इज नॉट डेमोक्रेटिक, क्योंकि अल्टीमेट मतलब जैसे हमारे देश में 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, मतलब इतने सारे लैंग्वेजेस में लोग अपना एग्जाम दे सकते हैं, है ना? अगला, सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस हैव गिवन अ कॉल फॉर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक। गवर्नमेंट हैज अरेस्टेड दीज लीडर्स। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया गया, सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया गया। दिस इज ऑल्सो अनडेमोक्रेटिक। वेरी गुड। अगला गाइस, ये चैप्टर इतना तो आसान है ना? The government owns radio and television in the country. All the newspapers have to get permission of the government before they publish any news article. Do you think this is democratic or undemocratic? हाँ? Yes, this is undemocratic. क्योंकि डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि जो प्रेस होता है, जो मीडिया होता है, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। So guys, that was the complete NCERT solution plus picture based explanation. तो आज का होमवर्क आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। अगर आप सही जवाब देते हो तो अगले सेशन में आपका नाम होगा एट द होमवर्क विनर्स ऑफ द डे। ठीक है? विच कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल? डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज। पॉज कर देना वीडियो को और कमेंट सेक्शन में आंसर देना अपने नाम के साथ प्लीज। Which organ of the government is required to protect the rights of the citizen? कौन सा ऑर्गन है जो आप लोगों के हक के लिए लड़ता है सुपरमैन की तरह? राइट?
अब क्लास 10 स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ हो तो आपका 7 बजे सेशन होने वाला है, 2 मेंटी होने वाला है, नेशनलिज्म इन इंडिया का वीक क्विज होने वाला है एंड क्लास 9 और क्लास 10 आप दोनों के लिए कल 4 बजे फन सेशन होने वाला है जिसमें आई विल ट्राई टू गेट अभिषेक सर ऑल्सो, सो मेक श्योर दैट यू कम फॉर दैट. I will be posting the PDF of today's session on the Telegram channel, so make sure that you have joined that Telegram channel. नीचे लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, पर अगर गलती से ज्वाइन नहीं होता you can also send me a message on my Instagram ID surbi_nerdalert and I'll see you there. That is it for the day guys. Again कोई डाउट है, कोई इच्छा है, कुछ आप मुझे बताना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना. I will make sure that I make a video on it. I know कुछ चीजें आपको you are waiting from my side, you will get it soon. This is your master teacher Surbi signing out for the day. I hope you liked today's session. Thumbs up, subscribe, share and love all of you. ठीक है? Be kind to everyone. हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना तो आपके साथ अच्छा ही होगा. Bye bye.